नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Ten more seconds. All right, friends. So now it is 9 p.m. We'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं। True false में वोट करें। पवन, दीपक, मयंक, रिकिता, एम, सोनी, राहुल, सचिन, संकल्प, श्रेया एंड अदर्स। द आंसर इज जस्ट वी मूव फॉरवर्ड। देखिए, ऑडियो वीडियो में किधर भी इशू आए तो कीबोर्ड पे कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करें। क्रोम ब्राउजर यूज करो, एड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो। मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क। एक आप लिंक बुकमार्क करके रखना, bit.ly/FAQPCB14। तो फिर जो भी आपको डाउट आए नोट पेन से लिख देना क्लास में, और फिर क्लास खत्म होने के बाद इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको गूगल फॉर्म मिलेगा और वहां से आप आप मुझे डाउट पूछ लेना। हर बुधवार को मैं कंबाइन एक पीडीएफ फाइल बना के उसके जवाब अपलोड करता हूँ। तो वैसे डाउट फॉर्म का लिंक इधर चैट बॉक्स में फर्स्ट ही होता है, लेकिन अब इन्होंने सर्वर को ऑप्टिमाइज किया है तो रिकॉर्डेड जो क्लास देखेगा उसे चैट बॉक्स नहीं दिखेगा। तो फिर लिंक क्या है डाउट फॉर्म का, ये है bit.ly/FAQPCB14। अभी देखिए, प्रीलिम्स 2026-27 को टारगेट करते हुए आज रात से हम लोग कोर्स शुरू कर रहे हैं इकोनॉमी। इसमें अपना यूजुअल पैटर्न होगा, गुरु शुक्र शनि रवि क्लास होंगे। कुछ बार ऐसा होगा सोमवार को भी क्लास होगा। इन दैट केस शनिवार को वो ऐसा टॉपिक होगा कि वहां उसका वीकली टेस्ट होगा वगैरह। नीड नॉट वरी, मतलब गुरु शुक्र शनि रवि और कुछ दिन सोमवार आप गिन के चलो, रात को 9 बजे क्लास होंगे। और बुधवार को वीकली टेस्ट और वीकली डाउट रेजोल्यूशन की साइकिल चलती है। हैंडआउट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप मोबाइल ऐप से देख रहे हैं तो आप उसमें सर्च करो अनअकैडमी के अंदर मृणाल पटेल, और मेरी प्रोफाइल में जब देख कोर्सेज लेटेस्ट और उसमें इकोनॉमी दो होंगे, मेंस और प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स का जो PCB14 होगा उसे आप क्लिक करें, उसमें बेल आइकन होता है, उसे आप दबाइए तो एक साइड बार मतलब वो खुलेगा मेन्यू, उसमें पीडीएफ सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड फोन से देख रहे हैं तो ऊपर 3 डॉट होते हैं, उससे वो माल डाउनलोड होता है। आईफोन में नीचे की साइड कुछ ऐसा एरो होता है, उसमें से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इफ यू आर हैविंग मोबाइल ऐप। डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो unacademy.com/edmonal.org, उसमें जो कोर्सेज लेटेस्ट उसमें PCB14, उसमें बेल आइकन दबाइए अपडेट बटन वाला, तो राइट हैंड से साइड बार खुलती है, उधर से आप सब चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आप ये एड ऑन वगैरह उसमें एड ब्लॉकर वगैरह डिसेबल करना वरना वो साइड बार नहीं दिखेगी आपको। कुछ लोगों ने बैच के रूप में ज्वाइन किया होगा तो भी चिंता नहीं करनी, जो भी बैच है आपका उसमें आप एनरोल बटन दबाओ। एनरोल बटन दबाओगे तो लिखेगा एनरोल्ड और फिर उसमें बेल आइकन आएगा। अब बेल आइकन आएगा उसके बाद उस पर आप क्लिक करते हैं तो राइट हैंड से साइड बार खुलती है, उसमें से आप माल डाउनलोड कर सकते हैं। समझो मैं पढ़ा एक जगह ही रहा हूँ अभी, लेकिन वो अलग अलग बहुत सारे बैच में आपको दिखेगा, तो परेशान नहीं होना है, वो उसमें भी आपको मिल ही जाएगा हैंडआउट, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप कोर्स की साइकिल समझ लीजिए। प्रीलिम्स के जो मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ उसका कोड रहता है PCB, मतलब पोस्ट कोरोना बैच नंबर। तो PCB13 13वीं बार मैंने फरवरी से पढ़ाना चालू किया था, वो खत्म हो गया। अब ये PCB14 अब मिला है, मतलब कोरोना के बाद 14वीं बार में पढ़ाऊंगा और ये जुलाई से हम लोग चालू कर रहे हैं। साथ ही साथ पैरेलली मेंस का भी कोर्स चलेगा। वो ऐसा कि जून महीने में एक तो कंप्लीट किया, उसे मैं कहूँ QEP6 क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम नंबर 6। और अभी जो आपके साथ में पढ़ाऊंगा वो ऐसा है, वो अगस्त से हम मेंस का भी पढ़ना चालू करेंगे इधर ही। उसका पेज अलग होगा QEP7, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, पर 2 अलग समझो वेब सीरीज चलेगी ताकि एग्जाम की अगली रात आपको रिवीजन में सुविधा रहे, दोनों चीज ना देखनी पड़े। तो आपको पढ़ना क्या है बेसिकली, ये PCB14 जो अभी आज जुलाई से चालू हो रहा है, और पैरेलली अगस्त मेरे ख्याल से 28 अगस्त से चालू होगा मेंस का इकोनॉमी, वो आपको साथ साथ आपको देखते रहना है।
उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो परेशान नहीं होना है। अगले साल जो भी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, नए करंट अफेयर्स आएंगे तो मैं फ्री में पढ़ा देता हूँ। ऐसी सीरीज आएगी विन 26 2026 के लिए, वो फरवरी से आएगी। उसकी कोई फीस नहीं है, वो कोर्स आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाए तो भी आप देख सकते हैं। अभी आपने जो बैच ज्वाइन किया है, यू हैव ज्वाइन द बेस्ट बैच। आपके ये तो तुम सबको यही बोलते होगे, नहीं देखिए, धीरे धीरे जो पढ़ाने की साइकिल अपनी सेट हुई है, तो साल में 2 बार प्रीलिम्स का मैं कोर्स लेता हूँ। एक साइकिल जो चलती है फरवरी से लेके जून जुलाई वाली, मतलब जिसमें प्रीलिम में मेंस हमने पढ़ लिया। उस साइकिल में तकलीफ क्या होती है फरवरी में जब मैं कोर्स लॉन्च करता हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स करीब होती है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो परीक्षा है, तो मुझे बहुत तेजी से कोर्स कंप्लीट करना पड़े। मतलब लेक्चर्स के बीच ज्यादा अंतर नहीं हो, एक ही वीक के अंदर 5 दिन लेक्चर हो, 6 लेक्चर हो, रविवार को 2 लेक्चर हो, ऐसा सब तेजी से वो चलते रहता है, क्योंकि प्रीलिम से पहले कोर्स कंप्लीट करना होता है। इसके चलते फिर आपको वो सब पढ़ने में, रिवाइज करने में तकलीफ होती है, जबकि अभी हम पढ़ेंगे तो सुकून से पढ़ेंगे। इसलिए आपको ये अच्छा बैच है। दूसरा, ये फरवरी से जून जुलाई वाले साइकिल में ना आपको दिवाली ना क्रिसमस कोई हॉलीडेज आते हैं तो कॉलेज या ऑफिस में। इस कारण से अगर आप वो फरवरी से जुलाई वाली साइकिल में मुझसे इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, बीच में कॉलेज की परीक्षा आ गई, बीमार हो गए, ऑफिस का प्रोजेक्ट आ गया, तो अचानक से इतने सारे लेक्चर का बैकलॉग हो जाता है कि आदमी फिर खत्म ही नहीं कर पाता। तो वो फरवरी से जून जुलाई वाला कोर्स रहता है, वो गया। अभी जो हम बैठ रहे हैं वो अच्छा क्यों है, यहाँ पर आप सुकून से पढ़ पाएंगे। जुलाई से लेके नवंबर तक लेक्चर है और दिसंबर में और भी टेस्ट होते रहेंगे। बाय दिसंबर एवरीथिंग डन। इसमें फायदा ये है, प्रीलिम मेंस हम लोग साथ साथ पढ़ते रहेंगे। वैसी बात है कि ये 17 तारीख से हमने प्रीलिम का पढ़ना चालू किया, इससे मेंस का पढ़ना चालू करेंगे। फिर ऐसा है कि प्रीलिम्स का समझो पहला पिलर मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रेपो रेट, बिटकॉइन, ये 17 जुलाई से लेके समझो मिडिल ऑफ द अगस्त तक हम पढ़ेंगे। तब तक ये पिलर 1 कंप्लीट होगा। उसके बाद सेकंड जो कोर्स होगा, जिसकी कोई एक्स्ट्रा फी नहीं, समझो वो नेटफ्लिक्स में दूसरा वेब सीरीज है, उतना ही, बाकी कोई फीस नहीं है। वो मेंस का कोर्स अगस्त में चालू होगा 28 से। तो वहां हम इसी फर्स्ट पिलर का मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बिटकॉइन, यूपीआई, उसका मेंस का पढ़ लेंगे। उसकी मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन भी होगी, जिसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। फिर हम वापस आएंगे सेकंड पिलर, मतलब बजट टैक्सेशन, सितंबर में पढ़ेंगे। वो जैसे प्रीलिम का खत्म हुआ, फिर हम मेंस में जो पढ़ना है बजट टैक्सेशन वो पढ़ लेंगे, उसकी भी मॉक टेस्ट होगी। तो पिंग पोंग करते करते समझो नवंबर तक कोर्सेज खत्म हो जाएंगे और दिसंबर के अंदर बाकी जो मेगा टेस्ट वगैरह होगा वो भी खत्म। तो बाय दिसंबर एवरीथिंग इज डन। इससे एक और फायदा है, समझो पिलर 1 आपने अभी 1 महीना हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा सवाल आते हैं, 6-7 सवाल, तो इसको 1 महीना पढ़ना पड़ता है। तो जैसे ही खत्म हुआ तो मेंस का भी वो पढ़ेंगे। इस कारण से आपको बहुत रिवाइज करके नहीं आना पड़ता, तुरंत आपको याद हो, हाँ तुमने पढ़ा था ये CRR SLR याद है, अब मेंस का पढ़ा रहे हो, बराबर है। तो मोर एफिशिएंट। अभी ये सारी चीजें आप unacademy.com/munal.org में जाएंगे, वहां पर बैचेज नहीं, कोर्सेज देखना, उसमें सब आपको मिल जाएगा, बुक मार्क करके रखना। अभी कुछ चीजें जो पहली बार जुड़ रहे हैं, अनअकैडमी का मॉडल क्या है, क्योंकि इसमें दिन में बहुत क्लास होते हैं तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। मैं इस वाले इकोनॉमी कोर्स में बैठूं या नेक्स्ट वाले में वेट करूं, तो मेरा जवाब है नेक्स्ट वाले में वेट मत करो, इसी खत्म करो। क्योंकि समझो नेक्स्ट वाला फरवरी में आएगा, उस वक्त रिवीजन का टाइम आपको ज्यादा मिलेगा नहीं, वो बहुत तेजी से खत्म होगा। तो दिस इज द बेस्ट बैच इन माय ओपिनियन। इसमें खत्म करो सुकून से। बीच में बीमार हो गए, कॉलेज का परीक्षा आ गया, तो भी दिवाली, क्रिसमस, वेकेशन बीच बीच में आते रहेंगे, तो बैकलॉग आप कंप्लीट कर पाएंगे, तो सुकून से आप पढ़ सकते हैं। इसलिए इसी में खत्म करो, आगे वाले की राह मत देखो। मैं इधर ही हूँ, आगे भी आप बैठना चाहे तो फिनिश ईयर। बाकी इकोनॉमी का ओवरव्यू, डाउट रेजोल्यूशन सिस्टम, पावर पॉइंट हैंडआउट कैसे डाउनलोड करें और कौन सी किताबें देखनी है, ये हम पढ़ेंगे। और बाकी जो आधा घंटा बचता है तो हम लोग मनी बार्टर सिस्टम, वो असल में चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। वंस अगेन यू हैव टेकन द राइट डिसीजन टू ज्वाइन अनअकैडमी। इसका मैं कारण बताऊं, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ने में कोई कभी कंसिस्टेंसी बन नहीं सकती। यूट्यूब पे कोई फ्री पढ़ा नहीं सकता, वो थोड़ा पढ़ाएगा फिर उसको लगे अभी कम लोग देख रहे हैं तो वो बंद कर देगा, सीरीज नया कुछ चालू करे। इधर सिस्टमेटिकली काम होता है। आपने अनअकैडमी ज्वाइन किया, मेरी आप सबको सलाह भी, यूट्यूब देखना बंद कर दो। मतलब ठीक है, कोई आप ये फिल्म का ट्रेलर या आनंद प्रमोद के लिए कुछ देख रहे हैं, बाकी यूपीएससी के लिए पढ़ना, वीडियो देखना यूट्यूब पे छोड़ दो। जो भी इधर चल रहा है बस उतना देखो, दैट इज इनफ, वरना पूरा दिन उसी में आप लगे रहेंगे। तो एक तो यूट्यूब पे आप जानते सबको लाइक्स और पेज व्यू चाहिए, तो मीठी मीठी बातें ज्यादा बोलते हैं।
पीपल आर ड्रिवन बाय इंसेंटिव। इधर मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसेंटिव है, ऑफ कोर्स सैलरी मिलती है वो तो इंसेंटिव है, मेरी नाम और ख्याति किसमें है? अब तक जितने लोग सिलेक्ट हुए रैंक 2 तक लोग बोल चुके हैं कि भाई हमने मृणाल का मटेरियल, नोट्स, वीडियोस देखे थे। रैंक 1 ने कभी नहीं बोला, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। क्योंकि समझो अगर रैंक 1 भी ये बोल दे तो फिर मुझे अहंकार आ जाएगा कि सब मेरे टॉपर्स हैं। जब तक नहीं आता तब तक रहें कि भाई कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो लेट अस होप आपकी बैच में से कोई आए, ये सोच के मैं पढ़ाता हूँ। तो इधर कड़वी बात होगी, मतलब प्रीलिम्स पास करना है, सिलेक्ट, वो छोटी बात है, वो तो भाई सब लोग इधर देख के सिलेक्ट होते ही हैं। वन रैंक 1 आना चाहिए अनअकैडमी से, मॉक इंटरव्यू से आता है, प्रीलिम मेंस वाला पढ़ के जो आए तो बड़ी बात है। तो ये टारगेट से चल रहे हैं, इसलिए मटेरियल ज्यादा लंबा है, तुम्हारे तो टेस्ट में 50-100 क्वेश्चन होते हैं, ये वो, उसमें आप ना पढ़े, वो इसलिए बिकॉज वी वांट टू प्रोड्यूस रैंक 1। अब ये एग्जाम स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी सबको पता ही होगा, नहीं पता है चिंता मत करो, मेरी प्रोफाइल पे जाना, फ्री क्लासेस, उसमें यूपीएससी 2024 स्टडी प्लान लेसन फ्रॉम 2025 वो देख लेना, उसमें सारी बुकली सी सेट सब कुछ दिया है, वो देख लेना। तो उसमें अभी मैं जा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ अनअकैडमी को कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करें उसकी अभी बात करते हैं और फिर इकोनॉमी में जाते हैं। देखिए 5 स्टार होटल में जब आप वॉक इन करते हैं तो रिसेप्शन में आपको वेलकम ड्रिंक दिए जाते हैं, फिर आप उसके रूम में रुके थे, ये सब टूथपेस्ट, साबुन सब दिया जाता है। वो जबरदस्ती नहीं कि आपको यूज करना है, पर वो दिया जाता है, आपको इच्छा है पी लो, आपको इच्छा है वो यूज कर लो। वो नहीं देंगे तो फिर नेगेटिव रिव्यू आएंगे कि तो 5 स्टार होटल नहीं है, तो फालतू होटल है। सिमिलरली जब आप ये बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखें, खासकर ऑनलाइन वाले, तो समझो हर एक व्यक्ति अलग अलग लेवल का अचानक ज्वाइन कर लेता है। कोई ऐसा है जिसने कुछ नहीं पढ़ा अभी शुरू कर रहा है, कुछ ऐसा है जिसने 1-2 सब्जेक्ट पढ़े लेकिन अभी वापस आ रहा है, कोई ऐसा है जिसने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था, पहले प्रीलिम नहीं किया, दोबारा बैठ रहा है रिवीजन के लिए। तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ चलते रहता है, पर वो सबके लिए नहीं है। वो 5 स्टार होटल जैसा अपनी मर्जी से यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये डेली करंट अफेयर्स के क्लास होते हैं, ये सब मेरे से हैंडल नहीं होता है, तो कोई चिंता मत करो, वो वेलकम ड्रिंक जैसा है, आपको नहीं पीना है तो उसको छोड़ दो, बाकी सब्जेक्ट करो। डेली करंट अफेयर्स क्लास क्यों रखने पड़े, आप सोचो। जिसने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, पहला साल वो पढ़ाई की, प्रीलिम या मेंस कहीं में अटक गया, तो दूसरे साल उसके लिए कुछ तो होना चाहिए कि भाई मैं रोज क्यों आपका ऐप खोलूं। करंट अफेयर्स क्लास होने चाहिए, आंसर राइटिंग के अलग अलग टेस्ट होने चाहिए, तो कुछ ना कुछ चलते रहता है। डे 1 से वो सब में आपको घुसने की जरूरत है नहीं। तो देखिए आपका वो प्लानर होगा, मतलब ऐप में या पोर्टल में आप देखते हैं तो प्लानर में आपको डेली 4-5 क्लास कुछ ना कुछ चलते रहता है। बहुत सारे क्लास है, नहीं हैंडल हो रहा है, कॉलेज ऑफिस भी जाना होता है, आई अग्री विथ ऑल ऑफ दैट। तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। वो प्लानर ऐसी चीज है, समझो वो सब आपने वॉच लिस्ट में डाला है, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स से वॉच लिस्ट से आप कुछ हटाओ तो क्या आपका पैसा कट जाता है या रिफंड हो जाता है? नहीं, वो तो एक ही बार सब्सक्रिप्शन में सब आया गया। तो मान लीजिए अभी अपना इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है और आप सोचे नहीं अभी नहीं, मैं फेब्रुआरी वाला देखूंगा, तो कोई नहीं, आप यहाँ 3 डॉट होंगे, उसको क्लिक करना, उस पर अनएनरोल दबा देना, तो वो आपकी प्लेलिस्ट से हट जाएगा। समझो उससे फी कट जाए या फिर रिफंड हो जाए, ऐसा नहीं है, वो अभी आपको दिखेगा नहीं, अगले साल जब आएगा तब आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो उस हिसाब से समझो 4-5 क्लास हो रहे हैं, मुझसे नहीं मैनेज हो रहा है, नो प्रॉब्लम, आप कुछ 2-3 सब्जेक्ट पकड़ो, बस उतना ही प्लेलिस्ट में रखो, बाकी सब एनरोल में से बाहर आ जाओ। अब एक बुनियादी चीज जो समझनी है, बैच वर्सेस कोर्स। देखिए ऑफलाइन क्लासरूम में क्या होता है कि मान लीजिए 6000 बच्चे आए, लेकिन टीचर की फिजिकल कैपेसिटी है कि एक साथ 200 बच्चों के सामने वो खड़ा रह सकता है, तो 30 बैच करने पड़ेंगे। अब उनका जो स्टार एजुकेटर होगा वो सारे 30 बैच तो कर नहीं पाएगा, वो सिर्फ 5 बैच में जाएगा, तो इसलिए 5 बैच को बोलेंगे स्टार बैच है, बाकी सारे में वो जूनियर टीचर से काम चलाएंगे, क्योंकि फिजिकली आदमी एक साथ एक ही जगह खड़ा रह सकता है। अनअकैडमी इसको ओवरकम कैसे करता है कि जितने टीचर हैं सब जो सब स्टार एजुकेटर हैं, कि हिस्ट्री प्रतीक सर पढ़ा है, ज्योग्राफी एनवायरमेंट सुदर्शन सर, इकोनॉमी मैं पढ़ा रहा हूं। अभी ये अपने हिसाब से अपनी उनके लाइव क्लासेस चलते हैं, वो सारी चीज को लाइव प्लेलिस्ट के रूप में अनअकैडमी एग्रीगेट करता है और आपको एक बैच दिखता है। तो आप पाएंगे बहुत सारे बैच हो रहे हो, वो उसमें कोई चिंता नहीं करे। अब मान लीजिए जैसे सुदर्शन सर ने ज्योग्राफी एनवायरमेंट 11 जुलाई से शुरू किया होगा, तो उसके साथ उन्होंने एक बैच बना दिया होगा, तो मैं उसमें भी दिखूंगा। यस, अभी आज 17 से मेरा कोर्स शुरू हो रहा है, तो इन्होंने इसके साथ एक बैच बना दिया है, तो उसमें सुदर्शन सर भी दिखेंगे, प्रतीक सर भी दिखेंगे। ये तो बैच तो चलते रहते हैं, इस कारण से आपको बहुत ज्यादा सब दिखे, चिंता नहीं करनी, अनएनरोल कर देना।
तो बेसिकली एवरी टीचर, उसके आप प्रोफाइल पेज पे जाओ, कोर्सेज लेटेस्ट में जाओ, उसके बैचेस आपको दिख जाए, मतलब कोर्सेज दिख जाएंगे। कोर्सेज कंबाइंड होते हैं, तो जो लाइव प्लेलिस्ट बनती है उसे हम कहते हैं बैच। अभी एक साथ में कितने बैच या कोर्स देखूं, तो उसका सिंपल वस्तु है, आप फ्रेशर हैं, सीनियर प्लेयर हैं, ऑलरेडी कितने सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं, स्कूल कॉलेज का या ऑफिस का क्या टाइमिंग रहता है, उस हिसाब से आप मिक्स मैच करके आप प्लस माइनस कर दो। ओके, पर हमको कैसे पता चले कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है? सिंपल है, जीएस के टीचर्स की लिस्ट आपको मिलेगी unacademy.com/content/GS educator, ऑप्शनल सब्जेक्ट की unacademy.com/content/optional educator। तो इस हिसाब से तीनों मीडियम में, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में आपको पता चल जाएगा क्या क्या चल रहा है। तो एक तो होता है गुजराती थाली, मतलब वो क्या, वो डाइनिंग हॉल में आप बैठे, वो तुरंत एक सब्जी रोटी दाल चावल देते रहता है, आपको दिमाग खर्च नहीं करना है, आते रहे वो, देखते रहो, खाते रहो। दूसरा होता है बुफे, कि आप जाके प्लेट में जितना आपको चाहिए उतना आप थाली में खा के उठा लो। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ऐसा है, आप बैच के रूप में देखो तो गुजराती थाली जैसा वो सतत आते रहता है। आपके नहीं, वो सब नहीं, मुझे भी 3 सब्जेक्ट, बाद में 3 सब्जेक्ट ऐसा करना है, तो आप सब कुछ अंदर एनरोल कर दो और खुद से प्लेलिस्ट अपनी बना लो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, ऐसी प्लेलिस्ट हम बना लेंगे, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी दी जाए? सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए ज्योग्राफी एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, मतलब 4 जो भी अभी लाइव चल रहे हैं आपको जैसे देखने हैं, ये 4 को फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड राउंड में इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस टेक्नोलॉजी। थर्ड राउंड में मिसेलेनियस जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, डिफेंस, मिसाइल, स्पोर्ट्स, ये सब। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से हम अगर पैटर्न देखें, कट ऑफ हम मान के चले जो भी 85 हम चले, और हम 90 मार्क्स का कट ऑफ है, तो प्रीलिम में 100 क्वेश्चन है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 200 मार्क है, आपको कितने लाने? 90। तो मिनिमम 45 करेक्ट करने होंगे आपको, टिक। तो 45 क्वेश्चन टिक करने हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, तो कहां से करेंगे? देखिए, ज्योग्राफी एनवायरमेंट 25 से 30 सवाल होते हैं, उसमें से 15 सवाल तो हो जाते हैं, जितना आप पढ़ेंगे, सुदर्शन सर पढ़ाएंगे, बाकी आप खुद से स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी रट लोगे, इतने तो हो जाते हैं, 15 इधर से भर दिए। पॉलिटी 15-16 सवाल होते हैं, उसमें 10 से 13 सवाल लक्ष्मीकांत से नाम की एक बुक है, उसमें सॉल्व हो सकते हैं, चलो वो उतने आपने भर दिए। इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम 18 से 20 सवाल होते हैं, 10-12 हो जाते हैं, मतलब जितना हम पढ़ रहे हैं एग्जॉस्टिवली उसमें से इतने तो हो ही जाते हैं पिछले कुछ सालों से, तो वो आपने भर दिए। तो आउट ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, कितना, लगभग 40 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो पाए। हमें कितने? 45 चाहिए, तो 5 और करने, वो कैसे हो जाए? हिस्ट्री में समझो अभी एनसीईआरटी से फ्रीडम स्ट्रगल वो सब करो, 5 तो उधर से हो जाने, तो भी थोड़ी लेफ्ट राइट कर लो, चलो। साइंस टेक्नोलॉजी, उसमें हिमा बिंदु में एमबीए, सौरभ पांडे सर भी हैं, दोनों अच्छा पढ़ाते हैं, जो आपको जमता हो, 5 तो हो ही सकते हैं उसमें से भी। फिर स्पोर्ट्स अवार्ड्स, मतलब वो समझो वो ऐसे जटिल पूछते हैं, टू मच कॉम्प्लेक्स थिंग्स आस्क्ड, इट कैन नॉट बी सॉल्व, तो वो उसका कोई मतलब है नहीं। तो एक क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए, मुझे ये सब इस ऑर्डर में पढ़ना है। ताकि तुमने करंट अफेयर्स तो बोला ही नहीं, करंट अफेयर्स समझो अलग चीज नहीं है। अब जैसे मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इकोनॉमी थियरी पढ़ा रहा हूँ, कंटेम्पररी इश्यूज चाहे बिटकॉइन है, यूपीआई है, वो सब भी हम पढ़ेंगे। उसी तरह पॉलिटी अपन उधर आर्टिकल 370 और सब कुछ वो पढ़ाएंगे, और पिछले 1 साल का भी करंट अफेयर्स कवर हो ही रहा है, और एक कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद अगले साल भी होगा, विन 26 में प्री सीरीज वो चलेगी। तो आप सब्जेक्ट कंप्लीट करें, दैट इज माय एडवाइस, तो कट ऑफ निकाल सकते हैं। बुक लिस्ट वगैरह मैंने सुकून से बात की है, वो फ्री क्लास 2026 के लिए। बाकी तो जो पढ़ने लायक है, दिस इज गिवन ऑन स्लाइड 35, पर वो अलग अलग टीचर बताएंगे अपनी बात, तो नीड नॉट वरी टू मच। एक डेडलाइन आपको लेके चलनी चाहिए कि दिसंबर तक ऑप्शनल खत्म हो जाए मैक्सिमम, मतलब कुछ चीजें नहीं खत्म हो रही है तो उसको बाद में पोस्टपोन कर देना, पर मैक्सिमम हैवी लिफ्टिंग दिसंबर तक ऑप्शनल की हो जानी चाहिए। फरवरी तक मैक्सिमम जीएस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मार्च अप्रैल मई में रिवीजन मॉक टेस्ट करने चाहिए, सी सेट करना चाहिए। हालांकि सी सेट जितना जटिल है वो नवंबर से भी करना चालू करो तो बेहतर होगा। सी सेट के लिए 2 टीचर है, ऋषि सर है और मधुकर सर है। और सी सेट वी हैव 2 टीचर्स, मधुकर सर, ऋषि सर, तो उनका आप लाभ लीजिए। अभी कुछ लोग कहें मेरा कॉलेज और ऑफिस का डेली इतना सब होता है तो मैनेज नहीं होता है। देखिए, टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। डेली आप कुछ करिए कि चलिए सुबह 1 घंटा में कोई छोटा सब्जेक्ट देख लेता हूँ,
फिर चाय नाश्ता और बाथिंग के बाद मैं एक बड़ा सब्जेक्ट करूं 2 घंटे, फिर लंच ब्रेक के बाद 1-2 घंटे और बड़ा सब्जेक्ट करूं, शाम को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट करूं। ऐसा आपने ब्रेकअप करना है। लेक्चर्स चलते रहेंगे, उसमें जितने जमते हो देखने चाहिए। देखिए, जो चीज आपको 20 मिनट पढ़ के समझ आ जाए तो 40 मिनट वीडियो नहीं देखना है। वो स्मार्टली आप टाइम को यूज करें। हमें 40 मिनट पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हाथ की सारी उंगलियां एक समान नहीं है। जो वीक स्टूडेंट है उसके लिए लंबा भी हमको पढ़ाना पड़े, भले एकदम आसान सी कोई टॉपिक हो। अपने हिसाब से आपने सब ऑप्टिमाइज करना है। तो बेसिकली दिन में समझो रेनबो टाइम टेबल नहीं बनाना है 7 सब्जेक्ट का। एक बड़ा सब्जेक्ट मान लो जो भी ज्योग्राफी ले लिया, एक बड़ा सब्जेक्ट मान लो इकोनॉमी ले लिया, और ऑप्शनल तो रोज करना ही है क्योंकि दिसंबर तक निपटाना है। तो 3 चीज हुई। फिर भी टाइम बचता है तो कोई एक छोटा सब्जेक्ट देख लिया। 30 मिनट से ज्यादा करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर को नहीं देने चाहिए। इस हिसाब से आप ऑप्टिमाइज करें। कुछ लोग कहने मैं तो नौकरी करता हूँ, टाइम मिलता ही नहीं है। शनि रवि ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करे, दिवाली क्रिसमस वेकेशन में हैवी लिफ्टिंग करे। जितना आपको पढ़ के समझ आ जाता है तो वीडियो देखने मत बैठो, वगैरह वगैरह। डाउट रेजोल्यूशन की 3 चीजें हैं। मुझसे आप पूछ सकते हैं जो पूछना है। ये गूगल फॉर्म में मैंने आपको शुरू में ही बताया, चैट बॉक्स के टॉप सेक्शन में। वीकली बेसिस पे मैं निपटा देता हूँ। फिर एक टीचिंग असिस्टेंट है भाई मुस्तफा अली, उसके समझो रोज दोपहर को शाम को क्लास हो, उसके लाइव क्लास में जाके आप उसको पूछ सकते हैं। जो आइकॉनिक लर्नर्स हैं उनके मेंटर्स होते हैं तो उनको फोन कॉल करके, मतलब मोबाइल ऐप से बुक करके भी आप पूछ सकते हैं। वो ज्यादातर समझो डीमोटिवेशन, स्ट्रेस और एग्जैक्ट आपको पढ़ाई लिखाई इकोनॉमी का पूछना है, बेटर मुझे ही पूछ लो गूगल फॉर्म से, दैट इज बेटर rather than asking them। तो भाई मुस्तफा अली, इकोनॉमी और हिस्ट्री दोनों के लिए जो आपको मतलब डाउट रहते हैं, तो शाम को क्लास होती है डेली, वो आप देख लेना। वो सब देख सकते हैं, प्लस आइकॉनिक सारे लर्नर्स, उसकी प्रोफाइल बुक मार्क कर देना। मैं लाइव क्लास में डाउट ज्यादा देखता नहीं, उसका कारण मैं आपको बताऊं। समझिए 0 से लेके हमें 2 घंटे पढ़ना है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी। अब उसमें 5 मिनट में कोई आ जाए, कैन आई सिट इन दिस कोर्स। 10वें मिनट पे मैं ऑप्शनल पीएसआई या लोगों की सोशियोलॉजी। 17वें मिनट पे कोई कहे मुझे डिमोटिवेशन है। 19वें मिनट में कोई फालतू का पीएचडी डाउट करे। 29 मिनट में पूरा पढ़ा है, उसके बाद की इनकम टैक्स क्या है ऐसा पूछे। ये सब में फ्लो बिगड़ जाता है, जो पढ़ रहा है उसका भी, और जो बाद में रिकॉर्डेड सेशन देखे उसका भी। इस कारण से सिंपल सिस्टम है। आप ये सारे सवाल मुझे पूछ सकते हैं, कौन सा ऑप्शनल लेना है, नहीं पढ़ाई में मन लगता है, XYZ, बट थ्रू गूगल फॉर्म। देखिए कुछ टीचर्स के अंदर मान लीजिए हिस्ट्री ऑप्शनल है तो कम लोग लेते हैं, आप उसमें होंगे 15 से 20 स्टूडेंट, तो 1-on-1 इंटरेक्शन हो सकती है। इधर बैठे हो मान लो 500 स्टूडेंट, तो फिर वो करने बैठे तो जिस चीज के पैसे लिए हैं वो रुक जाती है, सिस्टमेटिक जो कंप्लीट करना है। दूसरी आप सबको विनती है, चैट बॉक्स के अंदर भाई MTV रोडीज मत बनो। फिर शिकायत आती है, फिर एक बार ऐसा हो एक आदमी को बैन करना पड़ा, फिर बैन किया मतलब समझो उसकी फी चली गई, ये मत करो। कुछ लोग कहें भाई तुम चैट बॉक्स ही बंद कर दो, ऐसी हर बार मुझे रिक्वेस्ट आती है। मैं चैट बॉक्स खुला रखने का एक कारण है कि चैट बॉक्स इज अ गैदरिंग प्लेस। अपने क्लास में जो भी 500-1000 लोग बैठते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे, आई थिंक एटलीस्ट 100 तो ऐसे होते हैं जो एक्स स्टूडेंट हैं जो केवल रिवीजन के लिए बैठे, वो उसको चालू रखते हैं और फिर वो हैंड आउट पढ़ते रहते हैं, वो उनका अलग फ्लो चलता है। तो अब चैट बॉक्स में आके कोई पूछे अच्छा ये सब्जेक्ट का कौन टीचर है, अच्छा ये वाले ऑप्शनल में ये किताब देखनी है कि नहीं, तो वो उनका आपस में बहुत कुछ चलते रहता है। इट इज लाइक अ टाउन हॉल। अगर मैं चैट बॉक्स बंद कर दूंगा तो ऐसे जो एकदम नए लोग आते हैं वो परेशान रहेंगे ज्यादा। तो चैट बॉक्स इसलिए मैं बंद नहीं करता, लेकिन फिर आप उसको मिसयूज ना करें। मतलब जोक, सार्केज्म, दुनिया का ज्ञान, क्रॉस टॉक, ये सब में मत उतरो। बीच बीच में अपने MCQ आते हैं। अब MCQ में जो भी मान लो B जवाब है, किसी ने C किया तो आपने उसको धुतकारना नहीं, भाई तेरा तो नहीं होगा, तू चला जाए यहाँ से। ठीक रहा है, आप अपना देखिए। तो दैट इज वन थिंग। अनअकैडमी मॉडल ओवरवेलमिंग नहीं है, आप उसको स्मार्टली उसके प्लेलिस्ट को फाइन ट्यून करो। नेक्स्ट इकोनॉमी कोर्स के लिए वेट मत करो, इसमें खत्म करो, क्योंकि नेक्स्ट आएगा फरवरी में, तो फिर मई महीने तक रिवीजन का टाइम नहीं रहेगा। आगे क्या है इकोनॉमी ओवरव्यू वगैरह, जी एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। 2024 में, चलिए इसकी हम बाद में बात करते हैं। बेसिकली अभी जो चल रहा है इसमें खत्म कर दो, दैट इज वेरी नाइस। 2026 की टारगेट कर रहे हो, 27 टारगेट कर रहे हो, जो भी आप इकोनॉमी अभी खत्म कर दो। अभी से लेके नवंबर तक प्रीलिम्स मेंस बोथ कवर्ड।
हालांकि जो लोग 26 या 27 दे रहे हैं और पहली बार दे रहे हैं, मतलब दे आर कॉलेज स्टूडेंट्स, उनको मेरी सलाह है कॉलेज की एग्जाम का सेक्रीफाइस नहीं करना है। उसमें जो भी एटलीस्ट 60% लाने की कोशिश हो, ताकि यूजीसी कैट, एफ कैट, आरबीआई ऑफिसर, ये सब में वो मांगते हैं। फिर एक बार ऐसा है कि वो जो असिस्टेंट होता है लैब के अंदर, लैब असिस्टेंट, उसके लिए उन्होंने कहा बीएससी बायोटेक के अंदर 60% होना चाहिए, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट समटाइम। इसलिए कॉलेज में फर्स्ट क्लास लाने की कोशिश हो। दूसरा, ये आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज्वाइन कर सको, एनसीसी, डिबेट, इवेंट मैनेजमेंट, फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन, तो कर लेना। उससे जो एक आध सर्टिफिकेट हाथ में आ जाए बायोडेटा के लिए ठीक रहता है। नहीं है तो चिंता नहीं करनी, पर है तो अच्छी बात है। एनसीसी और भी कर लेना चाहिए अगर आपकी एफकेट वगैरह की इच्छा है। नाउ इकोनॉमी एज एन ओवरव्यू। आप मुझसे पूछे प्रोफेशनल फोटोग्राफर कैसे बने, तो एक लाइन में क्या जवाब हो सकता है? हाँ भाई, कैमरा खरीदो और फोटो खींचो। पर असल में तो उसके पीछे भी बहुत सारा साइंस होगा, उसकी आईएसओ वैल्यू क्या, एफ वैल्यू क्या, तो मैं 1 मिनट में या एक लेक्चर में सिखा नहीं सकता अगर ये प्रोफेशनल फोटोग्राफी का कोर्स होता। उसी तरह हाउ टू स्टडी इकोनॉमी, उसका क्या जवाब है? इसका जवाब है ये जो भाई 50 लेक्चर होंगे, 100 घंटे की क्लास होगी, वो खत्म करो। 1 मिनट में मैं आपको कोई उसका डीप नॉलेज मिस्टर मियागी या मास्टर उगवे जैसा नहीं बता सकता कि वो कुंफू क्या है। यू हैव टू ग्राइंड थ्रू इट। तो गुरु शुक्र शनि रवि क्लास आप पूरा करिए, मेरी जिम्मेदारी है, कंप्लीट आप करेंगे, रीजनेबल स्कोर आप खींच सकते हैं इकोनॉमी एमसीक्यू में। हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश से हूँ, बैठ सकता हूँ। हाँ, जीरो आइडिया अबाउट इकोनॉमी, बैठ सकता हूँ। आई हेट इकोनॉमी, फिर भी आप बैठ सकते हैं। पसंद हो कि नहीं हो, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समझो इकोनॉमी के 10 सवाल आप नहीं खींच पाए तो साइंस टेक्नोलॉजी से वो खींचना मुश्किल है ज्यादा। तो बेटर यू हैव टू चूज योर डेविल। ये भी राक्षस खून पिए, वो भी राक्षस, तो कौन सा कम खून पिए उसको पसंद करना है, दैट इज इकोनॉमी। 2026 को टारगेट कर रहा हूँ, 27 को हाँ देख सकते हैं, 28 वाले भी देख सकते हैं, पर उनको मेरी सलाह अगले साल हो तो और लेटेस्ट आप पढ़ो। एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़े, कोई चिंता नहीं है, पढ़नी भी नहीं है, वो सब हम इधर कवर कर रहे हैं। आई हेट इकोनॉमी, आई एम वेरी वीक इन इकोनॉमी, आई हैव नॉट स्टडीड एनसीईआरटी, कोई चिंता नहीं करनी, इधर बैठना है अपन 50 लेक्चर तक बैठना है और वीकली टेस्ट देने, 2 ही आपसे उम्मीद है मेरी। पहले कोई एनसीईआरटी तमिलनाडु महाराष्ट्र बुक पढ़ के आनी, कोई बुक पढ़ के नहीं आनी, सब कुछ बेसिक से एडवांस थियरी से, करंट बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, एवरीथिंग कवर्ड। कुछ लोग ये कहें हम रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेते हैं, मैं रिकॉर्डेड रेकमेंड नहीं करता। उसका कारण ये है, रिकॉर्डेड में वो क्या करते हैं, मूड हो तब तक देखता है, फिर फास्ट फॉरवर्ड में देख देता है, फिर वीकली टेस्ट टाइम पे नहीं देता, अपने हिसाब से वो काम करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लाइव अब क्लास में बैठते हैं, पीयर प्रेशर बनता है। वैसा इधर आप देखो, अभी ये चैट चल रहे हैं, सब चैट नहीं भी पढ़ो, एटलीस्ट अभी एमसीक्यू आज तो खैर नहीं होंगे, बाकी डेली कुछ ना कुछ एमसीक्यू उसमें चलते रहते हैं। आपको लीडर बोर्ड दिखेगा कि भाई मुझसे पहले 50 लोगों ने तो जवाब टिक कर दिया, तो एक प्रेशर बनता है, वो प्रेशर जरूरी है। लाइव क्लास, लाइव चैट बॉक्स, लाइव क्विज, लीडर बोर्ड, कि मैं अकेला नहीं हूँ और लोग पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना होगा। तो पीयर प्रेशर के लिए लाइव क्लासेस आप ज्वाइन करें। दूसरा, लाइव क्लास में फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे अब्सॉर्ब होता है, इधर फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं फिर याद नहीं रहता। नाउ व्हाट इज इकोनॉमी? देखिए, इकोनॉमी को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, कुछ है थियरी, कुछ है कंटेम्पररी इश्यूज और कुछ है करंट अफेयर्स। थियरी का ऐसा है, आजकल थियरी कम पूछते हैं, हालांकि पूरी हम कवर करें, चिंता मत करो, पर कम पूछते हैं आजकल। कंटेम्पररी इश्यूज मतलब क्या? जैसे ये बिटकॉइन आ गया, यूपीआई आ गया, कोई नई सरकारी योजना आ गई, वो भी लेटेस्ट वाली नहीं, 2-3 साल से जो बन के पड़ी है। तो अलग अलग टाइम जोन में आप देख सकते हैं, आजादी के बाद 5 ईयर प्लान, 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स बाय नरसिम्हा राव, 2007 की सबप्राइम क्राइसिस, उसके बाद भारत के बैंकों में बैड लोन की समस्या, मोदी सरकार आने के बाद 2014 से लेके नए नए जीएसटी, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, डिमोनेटाइजेशन हुआ, 2020 कोरोना के बाद आत्मनिर्भर और नया नया चलता है। तो जो भी ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, तो समझो इसमें से ज्यादा आजकल पूछा जाता है। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स, उसको मैं 1 स्टार देता हूँ। वो उतना पूछते नहीं, और पूछते हैं तो वो ऐसा बारीक होता है कि एग्जैक्टली आप टिक नहीं कर सकते। वैसा है, वो अभी पढ़ा वो अगले साल काम आता है, 2-3 साल के बाद वो जो वाइन मैच्योर होती है तब उसका नशा आता है। तो डेली करंट अफेयर्स की छाती नहीं पीटती है। दिस इज वन वे टू क्लासीफाई इकोनॉमी। दूसरा, अगर प्योर इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्लासीफाई करना है तो 2 होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब, मैक्रो मतलब बृहद, पूरे देश का कितना प्रोडक्शन हुआ, जीडीपी, पूरे देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह वगैरह, पूरे देश की आबादी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इन्फ्लेशन
अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब हम देखते हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको मैं 4 भी नहीं 5 स्टार दूं, क्योंकि आजकल यही पूछते हैं। दूसरा आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो एक एक कंपनी की, एक एक फैमिली की सप्लाई डिमांड इलास्टिसिटी देखता है, उसको मैं 1 स्टार भी नहीं, अब तो 0 स्टार दूं, क्योंकि पिछले 12-15 साल में मुश्किल से 2 बार ही प्रश्न आए हैं। 2012 से लेके 2025 प्रीलिम तक देखे 2 ही बार माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे। तो इसको मैं लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, रिकॉर्डेड मैंने पढ़ा दिया है, उसको देख लेना है। 2023 मई महीने में मैंने आखिरी बार उसे लाइव पढ़ाया था, इसका रिकॉर्डेड सेशन आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देखना, अभी नहीं। प्रीलिम में मई 2026 को, तो उसके 2 वीक बाकी हो तब जाके वो देखना। 2 ही लेक्चर हैं, 20-30 पेज का हैंड आउट होगा, अभी नहीं देखना, अभी देखोगे तो भूल जाओगे। एग्जाम को 2 हफ्ते बाकी हो तब देखना मेरी प्रोफाइल पे रिकॉर्डेड सेशन। तो लाइव में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, आपको अलग से एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स ना खरीदनी है ना पढ़नी है, जो जाने लायक है मैंने पढ़ा दिया है, उसका हैंड आउट भी है, पर वो अभी नहीं देखना है। बाकी जो इकोनॉमी हम पढ़ेंगे, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, सीआरआर, रेपो, बिटकॉइन वगैरह, इसमें से हर साल 6 से 7 सवाल आते हैं, तो हम 1 महीना यही पढ़ेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है, ज्यादा सवाल आते हैं, ज्यादा यही पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड पिलर बजट, टैक्सेशन, जीएसटी, डिसइन्वेस्टमेंट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये सब, ये असल में 2 से 3 हफ्ते का काम है। सवाल यूजुअली इसमें 0 से 1 आते थे, लेकिन 2025 अनयूजुअल है, इतने 5-6 सवाल पूछ लिए। हालांकि वो सारे सवाल हमने जो पढ़ा था, 6 में से समझो 5 तो सॉल्व हो ही सकते थे, एक आधे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सब जटिल पूछा था, वो नहीं सॉल्व हो सकता था। बट यस, हर साल नहीं पूछते थे, इस बार अचानक पूछ लिया, बट स्टिल इट वाज कवर्ड, क्योंकि हम एग्जॉस्टिवली पढ़ते हैं, शॉर्टकट्स लेते नहीं। उसके बाद हम जाएंगे थर्ड पिलर, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, नीड रीड, डब्ल्यूटीओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि इसमें करेंसी एक्सचेंज वगैरह वो हैवी लिफ्टिंग ज्यादा मांगता है, तो 2 हफ्ते इधर जाएंगे प्रीलिम्स के लेक्चर में। हालांकि इस बार कुछ पूछा नहीं, एक ही सवाल आया, पर वो ऐसा एक पेपर देख के मैं काम चोरी कर नहीं सकता, इधर नहीं तो बाकी जगह पूछेंगे, अगले साल हो सकता है पूछ लें, तो फीस लिए तो शॉर्टकट नहीं ले सकते, तो हम पूरा ही पढ़ेंगे, तो 2 हफ्ते उसकी लेफ्ट राइट होगी और 1 आधा हफ्ता उसकी अब मेंस की कहानी होगी, तो दैट इज डन। उसके बाद चौथा पिलर है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के कितने सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें एग्रीकल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि प्रीलिम मेंस दोनों जगह परेशान करता है, तो इसमें समझो प्रीलिम और मेंस के कंबाइन 5-6 लेक्चर तो हो जाएंगे सिर्फ एग्रीकल्चर, क्योंकि सरकारी योजनाएं भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, वो 2 प्रीलिम के लेक्चर, 1 मेंस का लेक्चर होगा। जीडीपी खुद में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 लेक्चर प्रीलिम के मांगता है, मेंस का भी 2 लेक्चर मांग लेता है। यस, इन्फ्लेशन 1 लेक्चर की बात है, अनएम्प्लॉयमेंट 1 लेक्चर की बात है, 5 ईयर प्लान भी देख लेंगे, वो सब उसमें आ गया, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, एवरीथिंग। तो ये पिलर 4 है, क्योंकि प्रीलिम में इस दोनों जगह परेशान करता है, तो अगेन इट में अपन की 1 आध महीना या उससे कम, थोड़ा 3 हफ्ते इसी में चले जाएंगे। 5वां पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें मोस्टली गवर्नमेंट स्कीम्स है। नॉर्मली प्रीलिम में 0 से 1 सवाल आता था, इस बार 4-5 सवाल पूछ लिए, थोड़ा अनयूजुअल। हालांकि जितना पढ़ा था तो 5 में से 3 तो हो ही जाते थे अपने मटेरियल में से, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या गवर्नमेंट स्कीम होती है, तो समझाने लायक टीचर के रूप में मुझे आपको एक्सचेंज रेट या जीएसटी समझाना ऐसा कुछ जटिल है नहीं, तो बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। समझो 1 हफ्ते में ये निपट जाएगा प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आई थिंक 1 लेक्चर में निपट जाता है, क्योंकि हैंडआउट में काफी सब दिया होता है जो आपको पढ़ के तैयार करना है, मुझे सिर्फ आपको ओवरव्यू देना होता है। तो पिलर 5 तेजी से निपट जाए। पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट से लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बहुत सारी चीजें, महिला बाल विकास योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ पढ़ेंगे। ये 1 वीक लेगा प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए ये 2 लेक्चर लेगा, तो इधर तक हम पहुंचेंगे तो समझो नवंबर हो जाएगा, क्योंकि हम सुकून से पढ़ेंगे। वरना समझो लेने को तो 55 लेक्चर हैं, तो आज से लेके 55 लेक्चर हो तो 2 महीने में खत्म हो जाए, लेकिन आपका बैकलॉग हो जाएगा, आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, वीकली टेस्ट में स्कोर नहीं बना पाएंगे, तो सुकून से नवंबर तक हम लोग पढ़ने वाले। तो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ डूइंग ऑल दिस प्रिपरेशन? देखिए, जब हम कहें इकोनॉमी, तो इकोनॉमी तो है ही, गवर्नमेंट स्कीम भी मैं इसके साथ गिनता हूँ। एनवायरमेंट के अलावा वाली गवर्नमेंट स्कीम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, वो सब हम नहीं देखेंगे, बाकी जितना सब देखेंगे। तो इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट स्कीम आप कंबाइन जब करें
तो हर साल लगभग समझो प्रीलिम में 100 में से 20 सवाल तो आते हैं। ऑफ कोर्स कौन सा टीचर क्लासिफाई कर रहा है उस हिसाब से अलग हो जाए। कुछ टीचर कहेंगे नहीं IMF वर्ल्ड बैंक तो IR का है, तुम इकोनॉमी नहीं बोल सकते करके वो अलग दिखाएं। हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट का ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगा, पर ऐसा भी मान के चलो 15 सवाल है तो भी उसमें 10 एक तो हो ही जाते हैं। अहंकार या अभिमान से नहीं कह रहा, वो इसलिए क्योंकि अपना मटेरियल एग्जॉस्टिव है तो वो हो ही जाना है इतना। तो यस इट हेल्प्स। 10 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क हो गए तो कट ऑफ अगर 80 या 90 है तो काफी आपको नजदीक ले जाता है, तो इट हेल्प्स। मेंस की हम बात करें, मेंस का पेपर 1 2 3 4 GS का, चौथा एथिक्स है उसको एक तरफ रखे तो 3 पेपर हुए 750 मार्क, 250 250 250 750 मार्क। उसमें समझो 150 से 200 मार्क का कुछ ना कुछ बिखरा बिखरा ही जाता है, सो इट हेल्प्स। जहां तक 6 पिलर है, पहला पिलर मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, ये प्रीलिम में ज्यादा उपयोगी है, 6 से 7 सवाल आते हैं, 1 महीना पढ़ेंगे। मेंस में बहुत कम उपयोगी है, मेंस में सीधा कुछ खास पूछते नहीं। तो पिलर 1 दैट विल गो ऑन फॉर 1 मंथ। फिर पिलर 2 बजट टैक्सेशन, नॉर्मल इधर से 0 से 1 ही सवाल आता था, प्रीलिम 25 में बहुत सवाल पूछ लिए उन्होंने कि am I audible? I think I am audible. Let me do a polling actually. ऑडियो वीडियो ठीक चल रहा है? प्लीज वोट यस और नो। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? 1 2 3 4 5 6 जो भी है ये हाथ घूम रहे हैं। ऑडियो वीडियो में आपको कुछ दिक्कत आए तो आप वो रिफ्रेश कर लीजिए, देन इट शुड वर्क। नाउ हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, बजट पहले कम पूछते थे, इस बार ज्यादा पूछ लिया, लेकिन लगभग सब कुछ सॉल्व ही हो सकता था मटेरियल में से, सो डिड नॉट वरी। पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड, पिलर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जीडीपी वगैरह, वो प्रीलिम में इस दोनों के लिए काफी उपयोगी है। इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस बार थोड़ा अलग चला गया, वरना पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए उपयोगी है, पढ़ना पड़ता है। कुछ लोग आ जाते हैं आखिर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमको बता दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट में चीज ये है कि इस बार पूरा ट्रेंड ही ब्रेक हो गया। पूरा ट्रेंड ऐसे ब्रेक हो गया कि बजट टैक्सेशन में से कुछ नहीं पूछते थे, इस बार 5 सवाल पूछ लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं पूछते थे, इस बार 5 सवाल पूछ लिए। तो शॉर्टकट्स मत ढूंढो, दैट इज माय एडवाइस। तो प्रीलिम्स का एक कोर्स चलेगा, मेंस का सेपरेटली चलेगा। 2 अलग क्यों रखे? ताकि प्रीलिम की अगली रात केवल प्रीलिम का हैंडआउट देखना है, मेंस की अगली रात केवल मेंस का हैंडआउट देखना है। FAQ सिस्टम मैंने आपको बताई। अभी कुछ लोगों को ये प्रश्न होगा कि भाई तुम्हारे सारे स्टूडेंट तो फिर IAS क्यों नहीं बन जाते? तुम अगर इतना सब क्लेम करते हो तो सब IAS बन जाने चाहिए। देखिए, बनने वाले तो बहुत सारे सिलेक्ट हो ही गए हैं, जो नहीं सिलेक्ट होते मैं उनकी प्रकृति आपको बताता हूँ। पहले लेक्चर में मान लो 6500 लोग हों, पहला टेस्ट होगा बुधवार को 6300 लोग हों। फिर अगर करते करते हर वीक एक टेस्ट है तो 17वां टेस्ट आएगा, तब तक सिर्फ 500 बचते हैं और उससे भी कम। तो हर एक आदमी इक्वली मोटिवेटेड नहीं होता है। तो आखिरी तक जो टिके फिर कहे अच्छा अब तो बात बनती है, बाकी जो बीच में चले जाएं वो फिर ये ना बोले कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट था पास नहीं हुआ। सेकंड, हैंडआउट कंप्लीट नहीं करते, क्विज कंप्लीट नहीं करते, बीच में कोर्स छोड़ के चले जाते हैं। जिम खाने जैसा है, जिम में सब लोग ज्वाइन करते हैं, सब कसरत करने के लिए रुकते नहीं। कुछ लोगों को श्रद्धा नहीं होती, मतलब कुछ दिन ये बुक पढ़ेंगे फिर नहीं दूसरा कुछ मटेरियल देखते हैं, वो उसी में फंसे रहते हैं। कुछ लोग एक आध सब्जेक्ट में जरूरत से ज्यादा पूरा दिन पढ़ते रहते, बाकी सब्जेक्ट नेग्लेक्ट करते हैं। पहले तो आप ढंग से बैठो, ऑफलाइन क्लास होता था, आप ढंग से बैठते हैं टेबल कुर्सी के अंदर। तो ऑनलाइन है तो फिर ये सोते सोते बैठेंगे, सोफा में देखेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। नोट पेन लेके बैठना चाहिए प्रॉपरली टेबल कुर्सी के अंदर। सेकंड, जो पढ़ाया जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो बस उतना ही पढ़ना है। खुद से वकील नहीं बनना है, खुद से चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना, खुद से PhD करने नहीं बैठना है। ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। रेस का घोड़ा सिर्फ अपने ट्रैक को देखता है, सड़क का सांड 10 जगह चलता है, वो नहीं करना है। तो हमने कोई टॉपिक कंप्लीट किया तो कंप्लीट किया, फिर अब मैं इंटरनेट से ढूंढ के कुछ और उसमें निकालू वैल्यू एडिशन, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी जिम्मेदारी, इस बात के फीस लिए। हो सकता है ये करने के बाद भी 5 सवाल आएंगे जो हम नहीं जानते, तो वो तो कहीं से भी सॉल्व नहीं होने। सो डोंट वेस्ट टाइम फॉर दैट। जब मैं नहीं था
तो श्रीराम आईएएस की इकोनॉमी की नोट्स बहुत चलती थी। जब वो नहीं थे उनके पहले कोई और चलता था, तो तब भी लोग सिलेक्ट हो रहे थे, तब भी प्रश्न तो बाहर से आ रहे थे उन नोट्स के बाहर से। तो श्रद्धा का विषय है, इट इज अ मैटर ऑफ फेथ। डॉक्टर में श्रद्धा होनी चाहिए, इतना मटेरियली देखना है। कोचिंग का क्यों आपने कोचिंग ज्वाइन किया? टाइम बचाने के लिए, तो टाइम बचाओ खुद का। और ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सी सेट, सब में यही अप्रोच रखना है। अनअकैडमी ज्वाइन किया, अनअकैडमी का सब देख लेना है। कुछ लोग कहें मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया, नॉर्मली दैट विल नॉट हैपन। नहीं समझ आए तो उसका ये कारण हो सकता है, सड़क के सांड की तरह आप 10 जगह सोच रहे हैं ये क्यों है वो क्यों है, ढंग से आप बैठ के नहीं देख रहे, आप बहुत तेजी से रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, सुकून से देखो। फिर भी नहीं समझ, 5 मिनट सुनो, वीडियो पॉज करो, हैंड आउट के अंदर पढ़ो, एंड वो रिफ्लेक्शन से आप चले। कुछ लोग ये मुझे बैठता तो पर मुझे फोकस नहीं रहता, याद नहीं कर पाता, तो ढंग से बैठो। नोट पेन में सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ हेडिंग लिखने हैं 5-5 मिनट पे। अच्छा अभी ये बोल रहे थे, अभी ये बोल रहे थे, ताकि 2 घंटे क्लास खत्म हो, आपके पास 10-15 चीज आज पढ़ाई थी, तो इतना तो दिमाग में रहे कि हाँ 10-15 चीज मैंने देखी थी। तो नोट पेन का बस ये यूज करना है। अपने क्लास में पूरे नोट्स नहीं बनाने, वो नोट्स मैंने हैंड आउट के रूप में आपको दे दिए। फिर भी कुछ लोग सिलेक्ट नहीं होते, उसका कारण क्या है? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। हीन भावना ऐसी है, देखिए ये व्यक्ति भी आईएएस बन सकता है, ये बहन भी आईएएस बन सकती है। छोटे गांव शहर से है, इंग्लिश मीडियम से नहीं है, बड़े कॉलेज से नहीं है, एवरीवन कैन बिकम। आप बहुत ज्यादा रील देख लेते हैं, टॉपर के इंटरव्यू देख लेते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसे सब चार्मिंग पर्सनालिटी वाले लोग ही सिलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। 1000 लोग सिलेक्ट हुए, 1000 के आपने रील नहीं देखे ना, 1000 लोग रील बना भी नहीं रहे। अब जैसे ये सारे ऑफिसर्स देखिए, ये सब के सब आईएएस अधिकारी हैं, अलग अलग टाइम पे सिलेक्ट हुए। इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़े कॉलेज से या कुछ ऐसा है नहीं, सामान्य घर परिवार से, सामान्य कॉलेज से आते हैं। आपने इनके रील नहीं देखे क्योंकि ये लोग रील नहीं बनाते, इसलिए आपको एक दिमाग में फ्रेम बैठ गया है कि आईएएस ऐसा दिखता है, ऐसा है नहीं। तो पहले तो अपने दिमाग से एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप हटा दो, ये छोटे कॉलेज से ये वो, जब तक वो रहेगा आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा, आप थोड़े दिन पढ़ेंगे डिमोटिवेट हो जाएंगे। कुछ लोगों के घर में फैमिली प्रॉब्लम होते हैं, कुछ के लवी डवी डिप्रेशन वगैरह चलते हैं। अपने को जितना हो सके चीजों से दूर रखिए, तो ही आप फोकस कर पाएंगे। कुछ लोग कोर्स पूरा नहीं करते, डाइवर्टिंग टू अदर एग्जाम। अभी जैसे आप जानते हैं बैंक की परीक्षा आएगी, फिर बीच में एसीआईओ परीक्षा आएगी, कुछ लोग उसमें चले जाएंगे। अब समझो आपने 0 पढ़ाई की है, तो यूपीएससी का कोचिंग नहीं तो आपके 8 से 10 महीने तो मांगता, अब वो पूरा नहीं करें, आप 3 महीने जाएंगे बैंक की तैयारी करने, तब तक आपने ये सब्सक्रिप्शन लिया पर आप वीडियो नहीं देखेंगे। 3 महीने बाद आएगा, अच्छा वो तो मैंने देख लिया था, ऊपर ऊपर से पता था, फिर वो प्रीलिम देगा, प्रीलिम भी उसका पास होना नहीं है क्योंकि कंपटीशन ऐसा हाई है। तो एटलीस्ट ईयर 1 के अंदर 100% यूपीएससी को दो, फिर सिलेक्शन नहीं आता, ईयर 2 में आप दूसरी एग्जाम जो भी बैंक एसएससी वगैरह देना चालू करो, क्योंकि तब आपको पूरा यूपीएससी नहीं देखना है, तब सिर्फ रिवाइज करना है और बाकी परीक्षाओं का पूरा देखने का टाइम निकाल सकते हैं। तो 0 आपकी तैयारी हो, तो अभी से मैं उस सब में जाऊंगा तो आपका एक भी घोड़े पे सवारी ठीक नहीं होनी है। तो ईयर 1 में केवल एक चीज करो, अभी के लिए तो करना है तो यूपीएससी करो। तो दैट इज वन थिंग। नाउ पावर पॉइंट, हैंड आउट एंड बुक्स। रोज क्या हमें लेकर बैठना चाहिए? मेरे हिसाब से एंटी मॉस्किटो कॉइल एंड ओडोमॉस क्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया, डेंगू वगैरह 15 दिन आपके बर्बाद हो जाए, वो काफी आपका शेड्यूल पूरा डिस्टर्ब कर देता है। पानी की बोतल होनी चाहिए, ठीक है। हैंड आउट वो आप पीडीएफ वगैरह जो भी मोबाइल वगैरह में आप सेव कर सकते हैं। पूरे कागज लेके बैठो, और ऐसी वो रिपोर्ट फाइल आती है, मतलब सारे लेक्चर के लिए मेरी सलाह है, कोरे कागज पे लिखना है जो दिमाग में आ रहा है, बाद में उसको सब्जेक्ट वाइज इसमें बाइंडिंग में डाल देना है। नोट पेन में लिखेंगे क्या? अभी आपने इकोनॉमी लिखा, फिर 2 पेज बाद ज्योग्राफी लिखेंगे तो खिचड़ी चलेगी। तो लूज पेपर में लिखो, और वो भी बिना लाइन वाले, क्योंकि रियल एग्जाम में लाइन वाले नहीं, अनरूल्ड पेपर्स होते हैं। 2 कलर की पेन रखनी चाहिए, इससे ये कि एक लिखा फिर दोबारा देख रहे हैं कुछ और आपको लिखना है, तो आपको ध्यान रहे क्या चल रहा है। नोट्स इकोनॉमी में वैसे बनाने की जरूरत नहीं, पर बनाने हैं तो वो सिर्फ इतना कि हेडिंग लिख देना 5-5 मिनट पे, ताकि नींद नहीं आ जाए। देखिए अपने लेक्चर के अंदर पावर पॉइंट अलग है, हैंड आउट अलग है, ये सिस्टम ऐसी, अभी मैं आपको पढ़ा हूं ये सब रंगीन, जो भी फॉर एग्जाम्पल एडमी शो समथिंग, जैसे ये जो हम पढ़ रहे हैं, सपोज ये हम अभी पढ़ेंगे, तो ये सब कलरफुल चीज, ये पावर पॉइंट है।
तो पावर पॉइंट देखना नहीं है दोबारा, ये एक बार समझ आ गया काफी है। उसके बाद आपको सिर्फ हैंड आउट देखना है। हैंड आउट मतलब जो A4 साइज की PDF फाइल मैंने आपके कोर्स पेज पे अपलोड की, बेल आइकन दबाते तो दिखता है, क्योंकि एग्जाम की अगली रात उसी को रिवाइज करना है। ये जो पावर पॉइंट है उसमें मैं सिर्फ ओवरव्यू देखता हूँ, समझाता हूँ। बहुत सारे फैक्ट छोटे छोटे होते हैं, वो हैंड आउट में दिए होते हैं, उधर से आपको करने हैं। 2 घंटे का क्लास हो, नॉर्मली 100 स्लाइड होती है। तो 100 स्लाइड अब ऐसे समझो 4 लेक्चर तो 400 स्लाइड है, तो 400 स्लाइड थोड़ी देखनी है। इसलिए हैंड आउट होता है कि उसका कॉम्प्रेस जो फैक्ट्स हैं वो उसमें दिए होते हैं। स्लाइड्स इसलिए होती है ताकि बड़े फॉन्ट्स में मैं आपको चित्रों के साथ चीजें समझा सकूं। तो हैंड आउट जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। अभी हैंड आउट देख के डरना नहीं है। ये हैंड आउट में हिसाब क्या है कि जैसे अभी ये फर्स्ट पिलर का हैंड आउट मैंने अपलोड किया, 50 पेजेस प्लस होंगे। असल में वो 50 है नहीं, शुरुआत के 3 पेज भर के तो इंडेक्स ही है। 3 पेज भर के इंडेक्स क्यों है? क्योंकि आप समझो एग्जाम की अगली रात पूरा हैंड आउट भी नहीं देखना है, आपने बस इंडेक्स देखना है। अच्छा आपने ये पढ़ा था, ये मुझे याद आ रहा है, ये याद आ रहा है, ये नहीं याद आ रहा है, तो मैं सिर्फ उतना देखने बैठूंगा। तो एग्जॉस्टिव इंडेक्स फॉर एवरी टॉपिक, इसलिए हर हैंड आउट में समझो 3 पेज की इंडेक्स होती है। तो एग्जाम की अगली रात सिर्फ इंडेक्स देखनी है, जो याद नहीं आए उतना ही टॉपिक पूरा देखना है। तो 50 पेज तो है नहीं, पहली बात। 3 माइनस करो कितने, 47। उसमें भी बहुत सारे ऐसे ग्राफिक्स होते हैं, वो तो आपका इतना टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वर्ड बाय वर्ड तो पढ़ना नहीं है। असल में समझो 40 ही पेज है। उसमें भी बहुत सारे मैंने PYQ दिए होते हैं। प्रीवियस ईयर में ये पूछा था UPSC ने, तो आप माइनस करो तो असल में 30 ही पेज होंगे। अब कहते हो तुम 30 ही पेज देते हो, PYQ अलग कर देते। PYQ मैंने अलग इसलिए नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग पूरे वीडियो नहीं देखते, पूरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं करते, फिर वो खुद से पढ़ने बैठते हैं, फिर PhD डाउट में चले जाते हैं। वो तुरंत टॉपिक के नीचे PYQ दिया होता है तो वो रेस का घोड़ा बना रहता है भाई कि ये तो इतना सिंपल ही PYQ आ रहा है तो मुझे PhD नहीं करनी है। इसलिए टॉपिक के तुरंत बाद मैंने PYQ दिए हैं। अदरवाइज मैं उसका अलग PDF बना था, फिर मैं कहूँ देखो छोटा हैंड आउट है, बट वो आपके हक में नहीं है। नाउ शुड आई मेक नोट्स फ्रॉम योर हैंडआउट्स और नॉट? तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हैंडआउट खुद ही में रिवीजन नोट है। जैसे लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम खुद ही में रिवीजन नोट है। लेकिन फिर भी नींद आ जाए तो बीच बीच में थोड़ा लिखते रहना चाहिए, दैट इज माई एडवाइस। देखिए जो PDF फाइल है उसकी बुक भी है, बुक का मैं अभी आपको हिसाब बताता हूँ। पहले PDF की बात कर लेते हैं। PDF में तो व्हाइट कलर होगा तो आंखें चुभती है, यस। कोई भी आप एडोब एक्रोबैट या PDF फॉक्सिट PDF रीडर, उसमें आप प्रेफरेंस में जाओ, उसमें एक होता है एक्सेसिबिलिटी, उसमें रिप्लेस कलर फीचर होता है। अब वो ब्लैक व्हाइट का व्हाइट ब्लैक कर सकते हैं, तो समझो फिर वो ऐसा नाइट मोड हो जाता है, तो फिर पढ़ने में आसानी रहती है। दिस इज वन थिंग। कंप्यूटर में भी नाइट शिफ्ट फीचर होता है, मतलब ये थोड़ा येलो टिंट का हो जाए पूरा, ऐसा आप कर सकते हो। नाइट लाइट सेटिंग ऐसा सर्च करना, नाइट शिफ्ट, वो विंडोज और बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ होता है। इकोनॉमी क्या है? NCERT, उसके ऊपर बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इशू, बिटकॉइन, स्टार्टअप इंडिया, GST वगैरह, उसके ऊपर लेटेस्ट बजट इकोनॉमिक सर्वे, उसके अलावा और इधर उधर की बातें, उसके ऊपर PYQ। ये सब करेंगे तो स्वाभाविक है 1000 पेज हो ही जाने, और 1000 इसलिए होने क्योंकि इंडेक्स और ग्राफिक्स और ये सब होना है। तो डरना नहीं है, भटकना नहीं है। लक्ष्मीकांत में सिर्फ थियरी है तो भी 800 पेज है, जिसमें से 10 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मतलब आपको 80 पेज पढ़ने होते हैं एक MCQ के लिए। तो इधर अगर 1000 पेज हैं और इसमें से 10 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही होते हैं, तो 100 पेज पढ़ने एक MCQ के लिए, इट इज रीजनेबल। अनरीजनेबल बात क्या होगी? नितिन सिंघानिया पढ़ो 800 पेज की और एक MCQ सॉल्व होता है। एक MCQ के लिए 800 पेज पढ़ना वो अनरीजनेबल बात है कि एक MCQ के लिए 100 पेज पढ़ना। तो यस, वी हैव टू स्टडी एंड वी विल स्टडी। ये सब कोचिंग रेडिट ये सबके भटकने में मत पड़ना कि ये काम का नहीं, वो काम का नहीं, जरूरत से ज्यादा हैंडआउट में दिया। देखिए जैसे एक सिंपल टॉपिक है पॉट्स और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ पूछे, तो 2020 में नहीं पूछा, 21 में नहीं पूछा, 22 में नहीं पूछा, 23 में पूछा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं 5 साल तक नहीं पूछते, फिर एक बार पूछते हैं। तो मुझे तो 5 साल पढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि फीस ली है, तो इट विल हैपन। नाउ सपोज लक्ष्मीकांत पॉलिटी 800 पेज है। बहुत सारे यूट्यूबर कह देखो 200 पेज में समराइज करके मैं आपको PDF देता हूं। तो ये सब बच्चे क्या करते हैं कि हाँ तो मैं वो शॉर्ट नोट्स ही देख लूंगा भैया की, पर भाई भैया ने खुद तो 800 पेज पढ़ के ग्रहण किया ना, फिर वो 200 पेज बनाए हैं। आपको पूरा पढ़ोगे तब एब्जॉर्ब होगा, बहुत सारे एलिमिनेशन टेक्निक आपके तभी काम करेंगे। सिमिलरली अब जैसे हम इकोनॉमी में कुछ पढ़ेंगे, ये अपने हैंडआउट में ऐसा ग्राफिक्स है।
तो टॉपर ने स्वाभाविक है उसको नींद आती हो, या उसने खुद के रिवीजन के लिए खुद से बनाया हो, सेम चीज है, वो बनाएगा क्योंकि उसको याद रखना है। कर सकते हैं आप, आई एम नॉट प्रिवेंटिंग यू। अब वो ऐसा करेगा तो वो बहुत सारी चीजें उसमें नहीं लिखेगा क्योंकि उसको याद रह गया होगा। तो हो सकता है यहाँ जो 50 पेज में है वो उसने 5 से 10 पेज में समराइज किया हो। आप क्या सीधा टॉपर की नोट देखेंगे आपको समझ आ जाएगा या याद रह जाएगा? वो आप शॉर्टकट ले रहे हैं, दैट विल नॉट हेल्प यू। गुजराती साहित्य एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट वो बर्बाद क्यों है? लोगों के चलते। कुछ टॉपर्स हैं, उन्होंने 5000 पेज की बुक्स पढ़ ली, फिर उन्होंने 150 पेज की अपने रेफरेंस के लिए नोट्स बनाए, फिर वो पास हो गए तो टेलीग्राम में उन्होंने नोट्स डाल दिए कि सब लोग मौज करो। वहां तक ठीक है। अब जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो क्या समझते हैं कि हमको 5000 पेज नहीं देखने, हमको ये 150 पेज की नोट्स ही देखनी है टॉपर की, जबकि वो जितना विस्तार में लिखना है पूछना है वो कर नहीं पाते। एज अ रिजल्ट 49 लोग एग्जाम देते हैं गुजराती लिटरेचर, सिर्फ 4 लोग सिलेक्ट हुए। ये तो 2020 की बात है, लेटेस्ट में आपको नंबर बोलूं 40-50 लोगों ने दिया होगा, उसमें सिर्फ एक ही आदमी सिलेक्ट हुआ है गुजराती ऑप्शनल के साथ। जो लोग ये कहते हैं हिंदी साहित्य या उसका सक्सेस रेट कम है, तो भाई पधारो इधर, एक ही आदमी सिलेक्ट हुआ। 1000 के अंदर एक ही आदमी ऐसा है जो गुजराती लिटरेचर के साथ 2024 की एग्जाम में सिलेक्ट हुआ। व्हाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स एफर्ट, यू आर नॉट गिविंग द रिस्पेक्ट एंड एफर्ट टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसलिए मैंने आपको बताया ऑप्शनल पे रोज आपका काम होना चाहिए दिसंबर तक। शॉर्टकट्स मत लो। नाउ कम्स द बुक। बुक की मैं क्लैरिटी दूं, फिर एक छोटा ब्रेक लेते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। ये जो अपने हैंडआउट्स हैं उसी की प्रिंटेड स्वरूप में बुक बनाई गई है। अभी ये बुक कहाँ मिलती है? देखिए, अनअकैडमी में अलग अलग सब्सक्रिप्शन के टीयर्स होते हैं। एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक। तो ये जो बुक है इकोनॉमी की, वैसे किसी को खरीदने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं उसकी पीडीएफ आपको हर वीक चैप्टर वाइज अपलोड करते रहूंगा। तो प्लस वाले को भी फ्री पीडीएफ मिला, आइकॉनिक लर्नर को भी फ्री पीडीएफ मिला। कोई कहे नहीं हमें तो फिजिकल चाहिए, तो अमेजोन पे मिलता है प्लस लर्नर के लिए। आइकॉनिक को अमेजोन से खरीदना नहीं है, क्योंकि आइकॉनिक को वो पूरा सेट फ्री में मिलेगा। मतलब रिसेंटली जिसने खरीदा हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बहुत पुराना 1 साल पुराना है, तो उसको नहीं मिलेगा, उसने अमेजोन पे जाना पड़े। तो इफ यू आर अ न्यू आइकॉनिक लर्नर, तो आपको क्या क्या मिलेगा? पूरा सेट मिलता है। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री, उसके अलावा और भी बहुत सारे नोट्स मिलते हैं। इकोनॉमी की मेरी बुक, सुदर्शन सर की ज्योग्राफी की बुक, वगैरह वगैरह। वो ऐसा है कि आपको एक आध फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें सब एड्रेस डालना पड़ता है, उसके कुछ दिन बाद वो डिस्पैच होता है। सो दैट इज अ प्रोसेस। वो ऐप में आपके स्पैम फोल्डर में देखना कुछ आएगा। अभी बुक का हिसाब समझने से पहले आप जरा कोड समझ लो कि मेरे क्लासेस की जो सीक्वेंस होती है वो कब कब क्या खत्म हुआ। पीसीबी 12 कोरोना के बाद 12वीं बार, वो मैंने 2024 दिसंबर में खत्म किया। उसको फिर इन लोगों ने प्रिंट निकाल दिया। तो दिस बुक, ये जो जाड़ी किताब है, ये हुई क्या है? पीसीबी 12 होना चाहिए ये, बराबर। तो यहाँ कहाँ तक का माल होगा? दिसंबर 24 तक। ओके, उसके बाद तो बहुत सारा पानी बह गया नदियों के अंदर, यू आर राइट। तो मैंने फ्री अपडेट्स दिए, जिसे मैं कहूँ विन 25 2025 में। ये एक बात हुई। उसके बाद फरवरी 2025 से मैंने नया कोर्स लॉन्च किया पीसीबी 13। वो फरवरी से मई तक चला। अभी तो बाजार में जो बुक आई पहले, क्या ये वाली आई होगी? आप कहते तो फिर ये वाली कब आएगी? उसमें ये हुआ कि ये जो चीज है 12, इसके ऊपर ध्यान से देखिए, कैमरा में देखना, ये एक फ्री पतली सी किताब इसके साथ वो जोड़ के आपको देते हैं अमेजोन वगैरह से। तो ये 12 है, उसके ऊपर समझो 50 पेज का अपडेट है, क्योंकि दिसंबर से मई महीने तक क्या ही अपडेट हुआ होगा, बजट इकोनॉमिक्स, तो इतना ही होगा। दो कंबाइन हुए, दैट इज पीसीबी 13। तो आजकल अमेजोन पे ऐसा 2-4 चीजें दिखती है, समझो। पीसीबी 12 ऐसी एक भी दिखेगी, दैट इज हैविंग थिंग्स अप टू दिसंबर 2024। उसको नहीं खरीदना, आपके तुम हटा दो ना। अब समझो हमने जब स्टॉक दिया तो आगे बहुत सारे रीसेलर होते हैं, कोको ब्लू एंड जो बहुत सारे और रीसेलर होते हैं, उनके हाथ में है। तो वो कहें हमें तो नहीं हटाना है, तो वी कैन नॉट फोर्स देम। होलसेलर ने रिटेलर को दे दिया, तो फिर अब रिटेलर के मुझे पार्ले जी बिस्किट बेचना ही है, तो आप क्या करें? उसको नहीं लेना है। अभी नया प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है, वो भी उधर ही दिखे, उसमें ऐसी 2 चीज दिखेगी, तो डरना नहीं है। वो 2 क्यों दिख रहा है? बिकॉज इट इज हैविंग 2 थिंग्स लाइक दिस।
वो इस प्रकार, ये तो पतला ये जा रहा है, दोनों कंबाइन करो दैट बिकम्स पीसीबी 13। तो ये वाला आप ले सकते हैं। इसको भी मेरे हिसाब से नहीं लो तो चलेगा, इसका मैं कारण कहूँ, ये 13 हुआ ना, इसको भी आप मत लो अगर रुक सकते हो तो, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं वो 14 वाला आएगा। अब इसकी बुक कब आएगी? आप कहते हो भाई वो 2026 में आएगी। इफ यू कैन वेट अप टू दैट टाइम देन वेट फॉर दैट, इफ यू कैन नॉट वेट तो फिर आप ये वाला ले सकते हैं। इसको भी नहीं लेना तो कोई चीज है नहीं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर ही सकते हैं, हर हफ्ते आ ही रहा है। तो दिस इज वन थिंग। अब ये सब आईफोन जैसा है कि 12 था उसको फ्री अपडेट 2025 में दिए, 13 है उसको फ्री अपडेट मिलेंगे 2026 में, 14 होगा उसको भी फ्री अपडेट मिलेंगे 2026 में, तो क्यूमुलेटिव वो बढ़ते जाएगा। तो कभी ऐसा फियर ऑफ मिसिंग आउट रखना नहीं है कि ये किताब है वो किताब है, सब कुछ आपके हाथ में आता ही रहता है। ये जो प्रिंटेड बुक है उसकी मैं आपको कुछ बता दूं चीजें, इंग्लिश में है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स के हिंदी ट्रांसलेशन है, पूरी किताब हिंदी में नहीं है। आप कहने पर हमें तो हिंदी में चाहिए सब, देखिए पूरा अगर मैं हिंदी बनाऊंगा तो वो एकदम कलिष्ट हो जाएगा, इसलिए वो इंग्लिश में इकोनॉमी पढ़ा जाए, साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये ऐसे विषय है वो इंग्लिश में ही जमता है। हालांकि मेंस आपको हिंदी में लिखना है तो भाषा और कहाँ से लाए। एनसीईआरटी क्लास 11 इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पिछले 3-5 साल की इकोनॉमिक सर्वे के इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पढ़ो हिंदी में, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन हिंदी में देखो, रघुराम राजन की किताब है ब्रेकिंग द मोल्ड वो हिंदी में है, वो सब आप कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी। बाकी जहां तक कंटेंट की बात है तो आपको कंटेंट देना मेरी जिम्मेदारी है, वो तो है ही बेस्ट कंटेंट। तो वो तो ठीक है, चलो अपन गुजराती, मराठी, तेलुगु ये सब में भी हमको लिखना है मेंस, तो देखिए उसमें एनआईओएस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडी, उसमें थोड़ा आपको इधर उधर सर्च करना पड़ेगा। तो हर एक भाषा में उसकी 11-12 की बुक्स होती है, और उसमें आपको स्टेट एजुकेशन बोर्ड के मुकाबले ज्यादा एडवांस लेवल की वोकेबुलरी दी होती है। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड माउंटेन्स, तो क्या वलय पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स, खंड पर्वत वगैरह वगैरह बहुत सारा वो उसमें मिल जाएगा। और फिर योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन वो गुजराती, मराठी, पंजाबी में आप देख सकते हैं। दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट। नाउ देखिए इकोनॉमी के कंसेप्ट इंग्लिश में ज्यादा जल्दी से समझ आ जाते हैं, हिंदी में फिर वो झटके खा के जाता है। अपितु यह भी ज्ञातव्य है कि वैधानिक तरलता अनुपात कुछ विशेष प्रकार के गैर बैंक वित्तीय संस्थानों पर भी लगता है। बेसिकली ये बोले एसएलआर अप्लाइज टू सम एनबीएफसी कंपनीज आल्सो। इस कारण से समझना इकोनॉमी अंग्रेजी में आसान है। तो पूरा हैंडआउट हिंदी में करने बैठे समझो तो आप भी लंबे हो जाएं, मैं भी लंबा हो जाऊंगा। दूसरा, मैं पूरा हैंडआउट हिंदी में करूं तो मुझे 2 पैरेलल हैंडआउट मेंटेन करने पड़े, एक इंग्लिश एक हिंदी। वो करने के लिए फिर मैं खुद से एफर्ट नहीं लगा, मुझे किसी को नौकरी पे रखना पड़े। मैं किसी को नौकरी पे रखता नहीं, उसका सिंपल कारण है कि जो हमें काम करना है यूपीएससी वाला, तो ऐसा आदमी चाहिए जिसको खुद यूपीएससी का अनुभव है। लेकिन ऐसा जो नौजवान होगा और अगर मैं उसे ढूंढ लूं तो वो स्वाभाविक काफी ब्राइट होगा, वो ब्राइट होगा तो टिकेगा नहीं, क्योंकि वो कहने अभी मेरा जीपीएससी आ रहा है, मेरा यूपीएससी आ रहा है, तो 3-6 महीने ज्यादा वो टिकते नहीं है। फिर उनको ट्रेनिंग में मेरा जितना टाइम गया उतना वापस रिपीट करना पड़ता है। इसलिए जहां तक कंटेंट की बात है या आपको ये जो डाउट रेजोल्यूशन करता है मैं खुद ही करता हूं, मैं इसके लिए किसी और को नहीं रखता। सो वट एवर यू आर गेटिंग इट इज हैंडक्राफ्टेड बाय मी। नाउ बुक का हिसाब दे दिया आपके, पण उसके अलावा और क्या किताबें देखनी है, वैसे कुछ देखना नहीं है, पण आपकी दिल के तसल्ली के लिए। इकोनॉमिक खुद से बहुत कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो अपना हैंडआउट बुक जो भी देख लिया काफी है। फिर भी टाइम मिले तो क्या कर सकते, क्लास 11 इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसी एक बुक है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलती है, देख सकते हैं। एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स देखनी है नहीं, सब आ गया अपने मटेरियल में। माइक्रो इकोनॉमिक्स देखनी है नहीं, 2 कारण से, एक तो सवाल नहीं पूछते और पूछे तो भी रिकॉर्डेड क्लास मेरा देख लेना। क्लास 10 एनसीईआरटी देखनी है, 9 देखनी है नहीं, वो सब इतना बेसिक की जरूरत नहीं है और जो भी हम जान लेंगे। तमिलनाडु महाराष्ट्र की बुक्स देखनी है नहीं, सारी काम की चीज अपने नोट्स में आ गई। न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, पर उसमें समझो इकोनॉमी के कोई नोट्स नहीं बनाने, इकोनॉमी का कोई लोड नहीं लेना है, वो पूरे साल और उसके बाद भी मेरी जिम्मेदारी है। तो इकोनॉमी ऊपर से देख लिया, ठीक है, टू इम्प्रूव वोकेबुलरी, उसका खुद से नोटबोर्ड बनाने मत बैठना करंट अफेयर्स की। इकोनॉमिक सर्वे आते हैं हर साल, तो 2022 के और उसके बाद जितने आए हैं उसको आप डाउनलोड करके सिर्फ उसका वॉल्यूम 1
उसमें जो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हर एक चैप्टर के होते हैं वो आप देखें ताकि आपकी वोकेबलरी ठीक हो। वो अभी नहीं देखना है, वो नवंबर दिसंबर में जब मेंस का कोर्स कंप्लीट हो जाए तब, अभी से कुछ नहीं देखना है। सरकार की तरफ से योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, जिनको लगे मेरी वोकेबलरी बहुत वीक है तो वो इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी पूरी नहीं पढ़नी है। उसमें पेज 1 होता है चीफ एडिटर्स प्रीफेस, सिर्फ उतना एक पेज देखना है। ये भी अभी नहीं देखना है, कोर्स खत्म हो उसके बाद। कुछ टॉपर्स आपको कहें नीति आयोग का रिपोर्ट इंडिया एट 75 और ये सब देखो, कुछ नहीं देखना है, उसकी काम की चीज हमने ऑलरेडी हैंड आउट में ऑब्जॉर्व कर ली है। बहुत सारी किताबें दत्त उद्रम मिश्रापुरी उमा कपिला ये सब अपने लिए काम की नहीं, ऑप्शनल के लिए हैं, नीड नॉट वेस्ट टाइम। श्री राम आयेश की नोट्स, रमेश सिंह की किताब, नितिन सिंघानिया की किताब, संजीव वर्मा की किताब जो बहुत पतली है, कोई चीज की जरूरत नहीं है, काम की चीजें हम यहाँ पढ़ रहे हैं। संजीव वर्मा वगैरह बहुत पतली किताब क्यों है, उसमें सिर्फ कंसेप्ट है, लेटेस्ट चीजें दी नहीं है, तो फिर वो इट डज नॉट हेल्प यू क्लियर द एग्जाम एक्चुअली। सरकारी योजनाएं खुद से नहीं करनी है, वो सब अपने हैंडआउट में दिए। एनवायरमेंट वाली नहीं दी, प्रोजेक्ट राइनो टाइगर वगैरह खुद से करनी है। फिर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ये सब चीजें भी हैंडआउट में दिए, तो इसको भी अलग से नहीं करना है, मतलब अलग से ये सब चीजें नहीं करनी है। और भी लोगों को 500 जात के डाउट होंगे, तो चिंता मत करो, अब बैठिए एक हफ्ता, आपको अपने आप रिदम में पता चले चल क्या रहा है। नाउ आफ्टर दिस वी मूव टू एक्चुअल इकोनॉमी। वो हम पढ़ेंगे लेकिन फ्रेश माइंड के साथ। सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी स्टार्ट लर्निंग द इकोनॉमी। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। Three more minutes.
1 more minute. All right friends, so tell me in the voting line, can you see me, can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ट्रू फॉल्स में वोट करें. निकिता, ऋषभ, मयंक, अमर, श्रुति, अवी एंड अदर्स. द आंसर इज यस. ऑडियो वीडियो में कुछ इशू आए तो Ctrl+R Ctrl+Shift+R प्रेस करें, क्रोम ब्राउजर यूज करें वगैरह वगैरह. क्लास में डाउट आए, नीड नॉट वरी. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, उसमें आप बुक मार्क करके रखो, उसमें पूछ लेना, एक साथ में निपटाता हूँ बुधवार को. नाउ इकोनॉमी फर्स्ट पिलर इज मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल 6 पिलर्स. 6 से 7 सवाल हर साल आते हैं. आपको सारे सवाल नहीं होते, पर समझो 4 एक तो हो जाए, 5 एक हो जाए तो काम हो जाता है. अभी यहाँ पर जो पढ़ना है वो 1 महीने तक पढ़ना है. अगले मतलब ये 4 दिन हम पढ़ेंगे गुरु शुक्र शनि रवि, दैट इज पिलर 1A1, बार्टर टू बिटकॉइन, यूपीआई, ये सब. ये काफी प्रश्न आते रहते हैं, मतलब हर साल एक आध सवाल तो पूछ ही लेते हैं. सो यस, वी हैव टू पुट एफर्ट. करीब 50 पेज का हैंड आउट हो जाता है. तो दैट इज देयर. तो 1 वीक ये चलेगा. अगले वीक जब हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर, रेपो वगैरह. अगेन इट विल टेक 1 वीक, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्स उसमें एस्पेक्ट्स हैं. फिर आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, एनबीएफसी, ये पेमेंट बैंक क्या, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या वगैरह. मे बी 2 लेक्चर्स मैक्सिमम. उसके बाद बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर लाइक आईबीसी कोड क्या, सरफाइसी एक्ट क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आरबीआई का डिविडेंड. ये क्या 2 लेक्चर की बात है, तो 1 वीक इसमें चला गया. शेयर मार्केट पहले बहुत कम पूछते थे, आजकल ज्यादा पूछते हैं. तो पिलर 1 सी शेयर मार्केट, वो भी 1 वीक ले लेगा हमारा. और लास्टली पिलर 1D इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ईपीएफओ, ईएसआईसी, फसल बीमा योजना, दैट विल टेक 1 वीक. ये सब करते करते समझो 1 महीना हमारा इसी में जाना है. बट इट इज अ टाइम वर्थ इन्वेस्टेड. 6 से 7 सवाल आते हैं, और वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 4 एक तो हो ही जाते हैं. तो बेटर सिनेरियो में 5 सवाल भी हो जाते हैं. दैट इज 10 मार्क्स. नोट पेन लेके ठीक से आप बैठे और कुछ मिनट पे हेडिंग बेडिंग लिखते रहे ताकि नींद नहीं आए. तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ पिलर 1A1, मनी, बार्टर, बिटकॉइन, ये सब समझना है. पैसा एक दिन में आज जैसा नहीं बन गया. पहले कुछ और था, मेटल में था, फिर पेपर करेंसी आया, फिर प्लास्टिक मनी हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फिर अब डिजिटल हो गया, बिटकॉइन. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज इवॉल्व, जो हम अगले आज से लेकर रविवार तक धीरे धीरे पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, पुराने जमाने में जब पैसा नहीं था तब भी लोग आपस में ट्रेडिंग करते थे. मैं आपको 500 ग्राम टोमेटो देता हूं, आप मुझे 2 किलो अनाज दे दो. बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली. तो व्हेन देयर वाज नो मनी, पीपल स्टिल यूज्ड टू ट्रेड विथ ईच अदर. चलता था. लेकिन इसमें कुछ तकलीफ है. फायदे भी हैं और तकलीफ भी है. फायदे क्या है? फेक करेंसी का कोई डेंजर नहीं है. नकली नोट नहीं आ सकता, क्योंकि आप असल सामान ही ले बेच रहे हैं. फॉरेन ट्रेड बहुत आसान है. इराक ने हमको ऑयल दिया, इंडिया ने उसको गेहूं दिया. बीच में ये डॉलर, रियाल, रुपी, कोई करेंसी रेट की कोई झंझट नहीं है. रशिया से ऑयल लिया, रशिया को गेहूं दे दिया. बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंध लगाया, नहीं लगाया, सैंक्शन है नहीं है, कोई चिंता नहीं. सो देयर आर बेनिफिट्स टू बार्टर सिस्टम, यस. लेकिन तकलीफ भी है. शादी जो करनी है तो क्या जरूरत होती है? या तो हस्बैंड वाइफ का मैच बैठे, नहीं तो उनके पेरेंट्स का मैच बैठे सामने सामने, तभी हो सकती है, वरना नहीं हो सकती. सिमिलरली बार्टर सिस्टम में तकलीफ ये है कि दोनों पार्टी को एक दूसरे की चीज की जरूरत होनी चाहिए और उसको खरीदने के लिए रेडी होने चाहिए. सपोज बहन ये कहे
कि देखो टमाटर तो है पर मैं तुमको नहीं दूंगी, मैं उसे दूंगी जो मैंगो मुझे दे दे। सामने कोई होगा, मैं एप्पल तो है पर मुझे टमाटर नहीं गेहूं चाहिए। यह मैच बैठेगा नहीं। रुपया है उसमें शांति है कि आप रुपया दो तो कोई ना कोई गेहूं दे ही देगा, टोमेटो दे ही देगा। इधर ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों पार्टी आपस में अग्री करनी चाहिए। आई वॉन्ट योर व्हीट, आई वॉन्ट योर टोमेटोज। तो यानी क्या चाहिए, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। दोनों की जरूरत है को इंसाइड करनी चाहिए, दोनों का मेल बैठना चाहिए कि मुझे गेहूं के बदले टमाटर और आपको टमाटर के बदले गेहूं चाहिए, तभी ट्रेड हो सकता है। तो ट्रेड इज नॉट पॉसिबल विदाउट डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम। याद रखना है, रात को 2 बजे भी याद रखना है, क्योंकि वो एमसीक्यू में स्पेसिफिक ये फ्रेजेस पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, या असर्शन रीजनिंग टाइप का पूछे, स्पेसिफिक वोकेबुलरी है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं पसंद करेंगे, ट्रेड नहीं हो सकता। तो ट्रेड नॉट पॉसिबल विदाउट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, सबसे पहले ये बात हुई। दूसरा, इसके चलते क्या होगा, आपको ढेर सारी जगह घूमना पड़ेगा। टोमेटो के बदले व्हीट, ये आदमी कहे नहीं। आप गए सूरत, टोमेटो के बदले व्हीट, वो कहे नहीं। आप गए बड़ौदा, टोमेटो के बदले व्हीट, वो कहे नहीं मुझे चावल चाहिए। आप गए मुंबई, नासिक, पुणे, दिल्ली, सतारा, तो हर जगह सर्च कॉस्ट में रिक्शा का, ट्रेन का किराया लग रहा है, जिसे हम कहे कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आपको तुरंत कोई कस्टमर मिल नहीं रहा है। थर्ड प्रॉब्लम, टमाटर है इतने में तो बिगड़ भी जाएंगे, बिकॉज दे आर पेरिशेबल कमोडिटीज, नाश प्राय चीज है टमाटर, दूध, दही वगैरह। तो दीज आर प्रॉब्लम्स विद बार्टर सिस्टम, कि एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु लेने देने गए तो तकलीफ है। तो पैसा इसको कैसे सॉल्व करता है, बहन को टोमेटो चाहिए थे, व्हीट के सामने कोई दे नहीं रहे, नो प्रॉब्लम। वो ये करे कि व्हीट किसी को बेचते, बहन को मिले रुपये, रुपये लेके तीसरे सेलर के पास जाए और उससे टोमेटो खरीद ले। उसी तरह ये बहन को टोमेटो के बदले मैंगो चाहिए थे, सीधे नहीं मिल रहे थे, तो बीच में मीडियम क्या, टोमेटो बेच दे, उसको रुपया मिलेगा, रुपया लेके जाए मैंगो मिलेगा। तो मनी सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम। कैसे, बीच में वो माध्यम बन जाता है, इट बिकम्स द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक और फायदा है डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन। दादा साहेब फाल्के ने जब पहली मूवी बनाई थी तो फिल्म के प्रोड्यूसर भी वही, डायरेक्टर भी वही, एक्टर भी वही, कैमरामैन भी वही, सिंगर भी वही, सारा काम वही करेंगे। आज की तारीख में ऐसा नहीं, आप जानते सारे रोल अलग अलग है, एक्टर अलग, डायरेक्टर अलग, प्रोड्यूसर अलग। एक है स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, हर एक आदमी को सिर्फ अपना काम करना है। उसी तरह इकोनॉमी में कुछ लोग का काम है किसान, कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कार बनाए, कुछ सर्विस सेक्टर, कॉल सेंटर चलाए, सॉफ्टवेयर बनाए। तो हर एक आदमी अपना जो स्पेशलाइजेशन है उस हिसाब से काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है और फिर एक दूसरे की चीजें खरीद रहा है। किसान ट्रैक्टर खरीद ले, ये जो ट्रैक्टर बनाने वाला है गेहूं खरीद ले, मिक्स एंड मैच। तो मनी सिस्टम है, इसमें ऐसा स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर संभव है, बार्टर सिस्टम में नहीं है। बार्टर सिस्टम क्या था कि आप अपनी, सपोज एक बहन सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो वो क्या बेच सकती है, डीवीडी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। अब वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डीवीडी लेके निकले सब्जी बाजार में कि डीवीडी ले लो, मुझे टमाटर दे दो, तो कौन सा सब्जी वाला डीवीडी लेना चाहेगा? तो इसे तो कोई मिलेगा ही नहीं कस्टमर कि जिससे वो अपनी डीवीडी एक्सचेंज करके गेहूं चावल खरीद सके। तो इन द बार्टर सिस्टम शी विल फील वेरी डीमोटिवेटेड कि रात को बच्चों को मैं खिलाऊं क्या, ये डीवीडी के सामने अनाज तो मिल नहीं रहा है। वो क्या कहेगी कि मैं अपनी सॉफ्टवेयर की ये जॉब छोड़ देती हूँ, मैं भी अब किसान बन जाती हूँ, क्योंकि किसान ही सबसे मेन चीज है अब तो बेटर आई लीव माय सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब एंड बिकम अ फार्मर। तो देन व्हाट विल हैपन, एवरीवन विल बिकम फार्मर। तो बार्टर सिस्टम में कोई स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सब एनकरेज नहीं होता है, क्योंकि हर एक आदमी सोचता है मुझे गेहूं ही उगाने, क्योंकि वही मेन चीज है। तो बार्टर सिस्टम डज नॉट एनकरेज स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन वो प्रमोट नहीं करता। तो असल में तो 4 ही मुद्दे हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, असर्शन रीजनिंग में पूछ सकते हैं, बस इतना ही करना है। ये तो मैंने आपको 5-10 स्लाइड इसलिए ताकि आपको दिमाग में बैठे। तो हमने हैंडआउट में 8 पेज कंप्लीट कर दिए। ये 8 पेज कैसे कंप्लीट हो गए? शुरुआत के 3 पेज इंडेक्स होगा, फिर ट्रेंड एनालिसिस के नाम पे कौन से चैप्टर में से कौन से एमसीक्यू पूछे गए वो सब होगा 4 पेज भर के। तो हम सीधे 8वें पेज पे ही है अभी, और उसके अंदर भी अभी जो पढ़ा वो 4 लाइन ही है।
एक्सेप्ट करो तो 4 लाइन में खत्म हो गया, पीएचडी करो तो 2 महीने तक खत्म नहीं हुए। तो प्लीज एक्सेप्ट एंड मूव फॉरवर्ड। यहाँ ये 4 बातें थी, हमने मान ली। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। ये भी एक ही स्लाइड है, लेकिन सुकून से पढ़ेंगे तो 5-10 मिनट लेगा। देखिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। पहले सब लोग घोड़े गाड़ी टांगे में चलते थे, और ये स्लो था, बम्पी राइड, टेम्परेचर एसी नहीं था, लगेज की कोई सिक्योरिटी नहीं, लोग उठा के ले जाएं। नेसेसिटी थी, ये सब ठीक करना है। तो 4 पहिए की कार वॉज इन्वेंटेड। अब कार जो इन्वेंट हुई है वो क्या करती है? घोड़ा गाड़ी हॉर्स बगी की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती है। तो कार का प्राइमरी फंक्शन आप क्या कहेंगे? पीडी ट्रांसपोर्ट। पीडी ट्रांसपोर्ट देगा तब तक वो कार है। सेकेंडरी फंक्शन और भी है, और क्या क्या सुविधा है? कंफर्ट है, झटके नहीं खाएगा, एसी है, टेम्परेचर कंट्रोल, सामान की सुरक्षा है, तो सेकेंडरी फंक्शन है। लेकिन समझो कोई कार में अगर एसी नहीं होगा तो आप ये कहेंगे ये कार नहीं है, कार तो फिर भी कहेंगे। तो कार के खुद की क्या है? 4 पहिए होने चाहिए, इंजन होना चाहिए, स्पीडी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, दैट इज प्राइमरी फंक्शन। बाकी सब कुछ है वो उसका सेकेंडरी फंक्शन है। वो सेकेंडरी फंक्शन, उसमें म्यूजिक नहीं बजा सकते, स्टीरियो नहीं बजा सकते, तो भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये कार नहीं है। अब उसी तरह बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम थे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दूल्हा दुल्हन की मर्जी होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क, सॉफ्टवेयर डेवलपर वुमेन भी नौकरी छोड़ के फार्मर बन जाती, लॉस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज, टमाटर खराब हो जाते हैं जब तक कस्टमर नहीं मिले। तो ये सब के चलते वी इन्वेंटेड मनी, पैसों का आविष्कार हुआ। अभी जो पैसों का इन्वेंशन हुआ तो इसके कुछ प्राइमरी फंक्शन है, कुछ सेकेंडरी फंक्शन है, कुछ कंटिंजेंट फंक्शन है। क्या है अभी धीरे धीरे पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना है कि पैसा क्या चीज है। पैसा समझो फिजिकल हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, बिटकॉइन आदि चीजें, जो कि वैल्यू मेजरमेंट में उपयोगी है। मुझे हाइट नापनी तो मैं क्या करता? मेजरमेंट टेप लेता। मेजरमेंट टेप में क्या लिखा था? 2 फुट, 5 फीट, 10 फीट। तो फीट ये सब क्या हो गया? यूनिट, जिससे हम लोग ऊंचाई नापते हैं। तो पैसा क्या नाप रहा है? पैसा भी नाप ही रहा है असल में, वो ऐसे नाप रहा है। इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग दिस सेंटीमीटर मीटर, आप ऐसा बोलो कि देखो ये मेजरमेंट टेप के अंदर 1 टी कप 15 रुपी, 2 टी कप 30 रुपी, 3 टी कप 45 रुपीज। तो पैसा क्या कर रहा है? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, वस्तु का मूल्य नाप रहा है। आपके मिलीलीटर में भी तो नाप लेते अपन भाई, तो इकोनॉमी मिलीलीटर में नहीं, हम बात करें पैसों में। तो इफ यू वांट टू बाय सेल, गवर्नमेंट वांट्स टू पुट सम जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, तो नापना पड़ेगा चीजों को, उसके मूल्य को। तो पैसा वो चीज है, वो फिजिकल या डिजिटल चीज है जिससे आप वैल्यू को नापते हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य नापता है। वजन ग्राम में नापते हैं, वॉल्यूम मिलीलीटर में। तो पैसा उस तरह से मूल्य को नापता है। एक मजदूर का मूल्य क्या है? वेजिस आप कहेंगे 1 घंटे के 200 रुपए देंगे। मान लीजिए आपने किसी कंपनी को कैपिटल दिया, पूंजी दी, पैसा कि आप अपना कंपनी शुरू करो, हम इसमें 1000 रुपए देते हैं। तो उसके सामने वो आपको कुछ रिटर्न में देगा, ब्याज देगा, प्रॉफिट में से डिविडेंड देगा, क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो अगेन आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नापी पैसों में, मिलीलीटर या किलोमीटर में नहीं। आपने किसी को जमीन दी तो सामने वो रेंट स्क्वायर फीट के हिसाब से इतना प्राइस कुछ आपको देगा, पैसों में नापा। कंपनी का प्रॉफिट लॉस पैसों में नापते हैं, सरकार का बजट पैसों में, देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, देश का प्रोडक्शन, जीडीपी, सब कुछ हम नापते हैं पैसों में। तो मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अब मनी ही क्यों इसमें यूज किया, बाकी कुछ क्यों नहीं? क्योंकि समझो मनी को आप डिवाइड कर सकते हैं ना, कि 500 का 1 नोट तो 100 के 5 नोट हो सकते हैं। मैं अगर ये कहूं इस पेंट ब्रश से हम लोग नापते हैं सबका वैल्यू, तो आपके अपन ऊपर का ब्रश है उसका अलग है, ये नीचे लकड़ी है उसका अलग है, तो आप इससे कभी कोई चीज नाप ही नहीं सकते। तो ऐसा चाहिए जो डिवाइड कर सके, चाहे किलोग्राम से आप ग्राम में डिवाइड कर सकते हैं, उसी तरह वैल्यू में पैसा है 1000 का 10 के 100 नोट है, यू कैन डिवाइड। सो देयरफॉर वी आर यूजिंग मनी एज द यूनिट
यूनिट के रूप में हम यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। पैसों का एक और फायदा है, फंजिबल है। फंजिबल मतलब कैसा, ये 100 के 5 नोट से भी एक आप चीज खरीद सकते हैं और 500 के 1 नोट से भी वही चीज खरीद सकते हैं। फंजिबिलिटी क्या है, नॉन फंजिबल टोकन क्या है, ये हम लोग संडे के लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए कबूल करो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फंजिबल और पैसा फंजिबल है। वो क्या है, खुद में 15 मिनट का टॉपिक है, नीड नॉट वरी, संडे हम लोग पढ़ेंगे, अभी वहां नहीं जा रहे। नाउ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू हो गया, दिस इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, याद रखना है। मनी का दूसरा प्राइमरी फंक्शन है, इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने आगे देखा, लेट मी गो बैक, कि बहन ने अपने गेहूं बेच दिए, उसको रुपया मिला, रुपये की मदद से टमाटर खरीदे। ये बहन ने टमाटर बेच दिए, रुपया मिला, रुपये से मैंगो खरीदे। तो बीच में माध्यम है, समझिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये आपको आवाज कैसे जा रही है, मैंने बोला ये जो मेरे श्वास निकले माइक्रोफोन में वो कैप्चर करेगा, फिर वो उसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेव बनेगा जो कंप्यूटर से आप तक पहुंचेगा। तो बीच में ये पूरी टेक्नोलॉजी है, वो मीडियम बन गया। उसी तरह पैसा है, वो हर एक ट्रांजेक्शन के बीच एक मीडियम है। हम पैसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम पैसों की मदद से कुछ लेना चाहते हैं, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, टीवी, फ्रिज, मोबाइल। सो मनी इज द मीडियम टू एक्वायर ऑल दोस थिंग्स। तो यस, रिमेंबर, सेकंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, विनिमय का ये माध्यम है। अब कहते तो पैसा ही क्यों, ये पेंट ब्रश को ही पैसा मान लेते ना अपन, ये पेंट ब्रश को पैसा मानेंगे तो जो पेंटर है उसका क्या है, ये 1000 रुपए का करेंसी नोट है, बाकी सब लोग कहेंगे ये 1 रुपया भी नहीं है। ऐसा इसलिए हम मानते हैं क्योंकि सब लोग मानते हैं। तो व्हाई मनी इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि नकल करना मुश्किल है, डुप्लीकेट बनाना मुश्किल है, ड्यूरेबल है, खराब नहीं होता, जल्दी फटता नहीं, पोर्टेबल है। तो इसलिए हम मनी को यूज करते हैं, बाकी कोई चीज को मनी के रूप में यूज नहीं करते। व्हाइट मनी का मतलब क्या है, आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर दो तो सफेद धन है। अगर आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, दे रहे हैं, जिस पर इनकम टैक्स, जीएसटी कुछ लग सकता है, बट यू आर हाइडिंग इट, आप छुपा रहे हैं, वो ब्लैक मनी है। लेकिन आइदर वे, व्हाइट में भी पे किया, ब्लैक में भी पे किया, पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है। तो मनी हैज 2 सिंपल प्राइमरी फंक्शंस, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आके नहीं, तीसरा ये भी होगा, चौथा ये भी होगा, भाई ये बुक्स में दिया है, एनसीईआरटी, तमिलनाडु वगैरह वगैरह, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट फॉर एमसीक्यू। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी फंक्शंस आर डन, नाउ वी गो टू सेकेंडरी फंक्शंस। एक डीवीडी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, वो डेटा स्टोर करता है। अब वो किस जात का, कौन से टाइप का डेटा स्टोर करता है, उस हिसाब से डीवीडी के बहुत सारे सेकेंडरी या डेरिवेटिव फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, MP3 स्टोर कर लो, आपके डीवीडी इज प्रोवाइडर ऑफ म्यूजिक। कोई मूवी फाइल स्टोर कर लो, डीवीडी इज प्रोवाइडर ऑफ एंटरटेनमेंट। आप कोई ये लेक्चर के PDF स्टोर कर दो, डीवीडी इज प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन। तो डीवीडी के ये सब क्या सेकेंडरी फंक्शन हुए। प्राइमरी फंक्शन तो क्या था, डेटा स्टोर करता है। उसी तरह मनी के प्राइमरी फंक्शन क्या है, 2 ही है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे आप सारा शॉपिंग करते हैं। अब ये 2 फंक्शन के चलते नीचे और बहुत सारे फंक्शन बन जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी फंक्शन, सहायक कार्य या डेरिवेटिव फंक्शंस। 3 ही है, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। क्या है, अभी एक एक करके समझते हैं। मान लो ये भाई को आईफोन चाहिए 70,000 का, लेकिन उसके पास एक बार में 70,000 नहीं है, नो प्रॉब्लम। बैंक वाले उसको लोन में पैसा देंगे कि 20% ब्याज है, तुम अभी खरीद लो, बैंकर विल पे मनी टू एप्पल कंपनी। और फिर भाई साहब ने 70,000 रुपये प्लस 14,000 ब्याज, मतलब 84,000 देने, वो भी अभी के अभी नहीं देना है, 24 महीने में देने हैं, तो मान लो हर महीने 3,500 ही दो। तो ये क्या है, डिफर्ड, मतलब स्थगित करके आप पेमेंट कर रहे हैं, या जिसे आप कहते हैं EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो पैसा है तो ये पॉसिबल है। समझो अगर टोमेटो होते और मान लो हम टोमेटो से आईफोन खरीदने जाते और अपने पास नहीं होते, हम तीसरे आदमी से लेते, वो कहता ठीक है लेकिन वो तो बिगड़ जाएंगे ना, तो 1 साल तक आप कहाँ सीजन नहीं होगा तो आप कहाँ से लाओगे। तो इसलिए हम पैसा यूज करते हैं ऐसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट के लिए। तो ये जो सारी चीज हुई, आप आईफोन से लेके टीवी, फ्रिज, मोबाइल, सब कुछ EMI या इंस्टॉलमेंट में खरीद सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डिफर्ड पेमेंट।
तो डिफर्ड पेमेंट की सुविधा पॉसिबल है बिकॉज पैसा है। ऑनियन टोमेटो होते सिर्फ तो उससे ये काम मुश्किल था। तो दिस इज अ सेकेंडरी फंक्शन। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आप समझते हैं कि मान लीजिए एक सोल्जर कश्मीर में नौकरी कर रहा है और कन्याकुमारी उसके पेरेंट्स है, तो ये सब यूपीआई वगैरह से अपने पेरेंट्स को पैसा भेज देगा। तो उसने पैसा कमाया एक जगह, ट्रांसफर दूसरी जगह वो कर सकता है, तो वेरी इजी हो गया। टोमेटो होते अगर सोल्जर को हम टमाटर में सैलरी देते तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तब बिगड़ जाता, उसके लेबर की वैल्यू बचती नहीं। तो दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। थर्ड इज स्टोर ऑफ वैल्यू। सोल्जर ने कश्मीर में मान लो उसको 1 लाख रुपए सैलरी है, अब उसका खर्चा क्या होगा? मिलिट्री कैंटीन में सब उसको मिल ही रहा है, तो उसका खर्चा होगा 10,000, बाकी 90,000 वो सेव कर सकता है, आजीवन के लिए सेव कर सकता है। इट इज पॉसिबल, यू कैन स्टोर द वैल्यू ऑफ योर लेबर। समझिए सोल्जर एक प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या डिफेंस सर्विसेज पैदा कर रहा है और वो उसके बदले सरकार उसको सैलरी दे रही है। मान लो सरकार उसको टोमेटो देती तो वो स्टोर नहीं कर पाता आजीवन के लिए, बिगड़ जाते। तो मनी है तो फायदा है। तो मनी हैज 3 सेकेंडरी फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू हैज, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कश्मीर से कुमारी टी, एंड आईफोन ईएमआई पे ले लो डिफर्ड पेमेंट डी, एसटीडी। तो 3 सेकेंडरी फंक्शंस एसटीडी। अब आगे बढ़ते हैं, तो टर्शियरी फंक्शन या कंटीजेंट फंक्शन क्या होंगे? देखिए गाड़ी का प्राइमरी फंक्शन क्या था? प्राइमरी फंक्शन था फास्ट ट्रांसपोर्ट। उससे सेकेंडरी फंक्शन क्या है? एसी आ गया, कंफर्टेबल राइड, लेस बम्पी, सिक्योर राइड क्योंकि कोई चोरी नहीं कर सकता जल्दी से। तो ये सेकेंडरी फंक्शन हुए कार के। अब इसके चलते देखो कार से क्या कर सकते हैं, ड्राइवरों को नौकरियां मिल गई और उसी कार में अगर आपको पैसेंजर नहीं मिल रहा तो ओला वाले फूड डिलीवरी भी करते हैं उन्हीं गाड़ियों से, फूड डिलीवरी ऐप, फूड डिलीवरी फंक्शन। तो ये सब क्या हुआ? तीसरे लेवल का उसने तो कुछ करवा दिया, तो उसे हम कहते हैं कंटीजेंट फंक्शंस, प्रासंगिक कार्य। टर्शरी क्यों नहीं बोला? क्योंकि बुक्स ने टर्शरी नहीं बोला, उस बुक्स ने बोला कंटीजेंट फंक्शन है, सो विल कॉल इट कंटीजेंट फंक्शंस। तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से कंटीजेंट। अब इसी लॉजिक में पैसों के भी तीसरे लेवल के काम बन जाएंगे, वो समझते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या थे? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडरी फंक्शन क्या था? स्टोर कर लिया पैसा, सोल्जर की सैलरी बैंक में स्टोर हो गई, कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रांसफर हो गई, आईफोन इंस्टॉलमेंट में ले लिया, एसटीडी, डिफर्ड पेमेंट कंप्लीट। सो दीज वेर सेकेंडरी फंक्शन। अब इन सब की मदद से तीसरे लेवल के काम होंगे, विच आर कॉल्ड कंटीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। वेरी इजी। पहला फाइनेंशियल मार्केट, शेयर बाजार ये सब चलाता है। दूसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मोबिलाइज करता है। और तीसरा नेशनल इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन करता है। नीड नॉट वरी, अभी एक एक करके समझते हैं। देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक क्या है? 3 कारक हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, और चौथा एंटरप्रेन्योर जो ये सब कंबाइन करके अपना धंधा शुरू करेगा। तो लैंड, आपको कोई बिल्डिंग खरीदनी है, बिल्डिंग बनानी है, जमीन चाहिए, टमाटर से खरीदते हैं नहीं, रुपया देके खरीदते हैं। लेबरर चाहिए, मजदूर, तो क्या उसको रुपया देके आप हायर करते हैं। आपके पास रुपया नहीं है, कोई चिंता नहीं, बैंक से लोन ले लो। तो बैंक लोन में क्या देता है? टोमेटो देता है नहीं, रुपया देता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ आप रुपये में मोबिलाइज करते हैं। तो यू आर मोबिलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थ्रू मनी। तो एक फैमिली है, वो कहे हमको मकान चाहिए, वो 1 करोड़ रुपए देंगे बिल्डर को। बिल्डर कहे ठीक है, ये 1 करोड़ रुपए की मदद से मैं लैंड, लेबर, कैपिटल मोबिलाइज करूंगा, बंगला मकान बनाऊंगा, आपको 1-2 साल बाद डिलीवरी दूंगा। तो पूरी प्रोसेस में पैसा है तो आसानी है। टोमेटो या कुछ भी और से ये ट्रांजैक्शन करते वो बीच में बिगड़ जाता, काम खराब हो जाता। तो मनी हेल्प्स मोबिलाइजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये उसका फायदा है, ये उसका कंटीजेंट फंक्शन है। जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल है आप मोबिलाइज कर सकते हैं यूजिंग मनी। तो फर्स्ट कंटीजेंट फंक्शन इज डन, मनी इज द बेसिस, मतलब सेकंड गिन लो, जो भी है सीक्वेंस की चिंता नहीं करनी। मनी हेल्प्स एम्प्लॉइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल मोबिलाइज करता है। नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? कि एक तरफ हाउस होल्ड होते हैं, वो पैसा बचाते हैं, बचा के वो इन्वेस्ट करते हैं, और फिर वो बैंकों में, शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया, वहां से अदानी अंबानी रिलायंस को लोन में पैसा गया, उनके शेयर आईपीओ में पैसा गया। ये सब क्या है? पिलर 1C में देखेंगे। सामने अदानी अंबानी वो प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड के रूप में आपको पैसा वापस करते हैं। फिर पैसा आते जाते रहता है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
ये और क्लियर होगा जब पूरा पिलर 1, खासकर पिलर 1C शेयर मार्केट कंप्लीट होगा। अभी के लिए मान लो कि यहाँ पैसा घूमता है, जो घूमता है तो बीच में कुछ लोग एजेंट होते हैं जो मदद करते हैं, जैसे बैंक है, LIC है, EPFO, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड आपका पैसा लेते हैं, आगे कंपनियों को मोबिलाइज करते हैं, लोन में, इन्वेस्टमेंट में देते हैं। इन सबको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, वित्तीय मध्यस्थ है, जो हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म के बीच पैसों का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करने में सुविधा करते हैं। ये सब में पैसा क्या है? पैसा है इसलिए तो हो रहा है ना, डॉलर डॉलर, रुपया रुपया जा रहा है। आप टोमेटो की बचत करते तो बैंक में वो सड़ जाते जब तक अदानी उसको लोन में लेने आता, तो इसलिए दूसरी कोई चीज मनी नहीं है, मनी है तो ये काम संभव है। तो मनी हेल्प्स इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, करेक्ट। जो पूरा लोन चलता है, मतलब जिसको ज्यादा फॉर्मूले में क्रेडिट सिस्टम, तो वो भी रुपये में चलता है, तो मनी इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। जो फाइनेंशियल मार्केट है, मतलब शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, जो हम पिलर 1C में देखेंगे, तीसरे हफ्ते, अब से लेके तीसरे हफ्ते वहां तक, तीसरे या चौथे हफ्ते में पहुंचेंगे, तो ये सब कुछ क्यों चलता है? क्योंकि मनी है। तो मनी इज द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, करेक्ट। मनी इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, करेक्ट। बस, तो ये भी मनी का कंटिंजेंट फंक्शन है कि मनी इज द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड क्रेडिट सिस्टम। मनी हेल्प्स एम्प्लॉइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो हमने देख लिया, लैंड, लेबर, कैपिटल। आखिरी फंक्शन बचता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, कुछ दम है नहीं। हम लोग सेकंड पिलर में, मतलब 1 महीने बाद बजट टैक्सेशन समझेंगे, तो गरीबों पे कोई इनकम टैक्स नहीं, मिडिल क्लास पे समझो 5 से 20%, अमीरों पे 30% इनकम टैक्स। ये सब लोग जितना कमा रहे हैं उसमें सरकार ले ले पैसे, और फिर वो पैसों से क्या किया जाता है? गरीबों में बांटा जाता है। जैसे एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है कि फार्मर्स को 6,000 रुपए देंगे, फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारा पैसा नीचे दिया जाता है। तो ये क्या हो रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनः वितरण इसका, नेशनल इनकम का, कि पूरे भारत के सब लोगों ने कुल मिला के समझो $4 ट्रिलियन का उत्पादन किया है, वो ज्यादातर तो अमीरों के पास है, गरीबों के पास वो पैसा नहीं है, तो सरकार अमीरों से लेके गरीबों को देगी। तो मनी हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ऐसा है तो ये इजी है, वरना हम ये कहते हैं कि टाटा को कहते तुम्हारी 100 में से 30 कार तुम टैक्स में दे दो, रुपये का कंसेप्ट ही नहीं हो कि सीधा कार है तो 100 में से 30 कार हमारी सरकार की टैक्स में दे दो। पर आप वो 30 कार 30 लाख गरीबों में कैसे बांटेंगे? आप कहीं इसको एक मिरर दे दो, रियर व्यू मिरर, तो दाढ़ी बनाएगा, दूसरे को टायर दे दो, उसका बच्चा ऐसा घुमाते रहेगा, खेलेगा उससे। दैट इज नॉट द वे टू रन अ वेलफेयर स्टेट। इसलिए रुपया है तो आसान है कि आपने 100 कार बनाई, उसमें से जो प्रॉफिट है 30% हमारा है, और वो नीचे गरीबों में आप 10-10, 20-20, 50, 100, 1000 रुपए बांट सकते। तो मनी हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। बस, तो खेल खत्म। प्राइमरी फंक्शंस, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडरी फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर, डिफर्ड पेमेंट। और इन दोनों की मदद से कंटीजेंट फंक्शन, फाइनेंशियल मार्केट चलता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये टैक्स लेके रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। आई गिव यू 40 सेकंड, ये स्लाइड दिमाग में उतारिए, हैंडआउट में भी सब दिया है। मित्रों, अगर आप PYQ देखें तो पिछले 10 साल में तो ये पूछा नहीं, तो क्यों पढ़ा रहे हो भाई? वो इकोनॉमी इज नॉट लाइक हिस्ट्री की हर साल बुद्धिज्म जैनिज्म आएगा, या इट इज नॉट लाइक पॉलिटी की हर साल आपको पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट्स का कुछ पूछेगा। इकोनॉमी इकोनॉमी है, तो 10 साल में नहीं पूछा है, वो एक बार पूछ सकता है। जिस दिन पूछेगा फिर मैं आपको ये कहूँ तुमको सपना आ जाना चाहिए था, मैंने फीलिंग्स थी, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मैंने शेरो शायरी सुना दी, मेरा काम खत्म, नो। तो वी हैव टू प्रिपेयर। दूसरी बात, इधर जितने लोग बैठे हैं तो सब लोग सिलेक्ट नहीं होने, 1000 ही वैकेंसी है। आप कहने 4 अटेम्प्ट तक हम देंगे, तो 4000 वैकेंसी है, फिर भी नहीं हो तो क्या? तो आप स्टेट सर्विस देंगे, बैंकिंग एग्जाम से लेके बहुत सारी, और CDSE, APF, APFC, EPFO, बहुत सारी एग्जाम्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब परेशान करने वाला है। तो देयरफॉर वी हैव टू प्रिपेयर। तो ये अभी पूछा नहीं पूछा, ये सब की आप उसमें मत पढ़ो,
दो शॉर्टकट्स आर नॉट हेल्पफुल, सीधी सी बात है। नाउ असल में जो पढ़ा है समझो मुश्किल से हाफ पेज ही पढ़ा है। स्लाइड के हिसाब से देखे करीब 40 स्लाइड मैंने करी होंगी, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाने तो दिमाग में उतर जाना चाहिए, भले एनसीईआरटी देखा नहीं देखा, जिसको इकोनॉमी से पूरी नफरत है उसको भी दिमाग में उतर जाना चाहिए। सो इट टेक्स टाइम, तो इसलिए स्लाइड्स ज्यादा होती हैं। स्लाइड्स को बस एक बार देखनी है, बाकी आपको देखना है हैंडआउट में ये सब दिया है। अभी कबूल कर लो तो ये टॉपिक इधर ही कंप्लीट हो गया आजीवन के लिए, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स हो ही नहीं सकता, दिस इज अ थियरी, तो इट इज डन एंड डस्टेड। आप कहे तो पन हमें अब क्या करना है। देखिए आज हमने रात में लेक्चर कंप्लीट किया, तो इतना कल सुबह पढ़ लेना है, तो एक काम हुआ। ये तो फर्स्ट रीडिंग है, इसको रिवीजन नहीं कहेंगे, ये सिर्फ रीडिंग होगा। उसके बाद वीकली टेस्ट होगी बुधवार को, उसमें 50-60 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। उससे पहले आपने एक बार रिवाइज करना है। उसके बाद ये कोर्स कंप्लीट होगा नवंबर में, दिसंबर में एक मेगा टेस्ट होगी 100 क्वेश्चन की, उस वक्त सेकंड टाइम रिवीजन करना है। तीसरी बार रिवीजन कब करना है, तो 2026 फरवरी में मैंने आपको बताया मैं फ्री सीरीज चालू करूंगा विन 26, बजट इकोनॉमिक सर्वे जो भी नया होगा पूरे साल के करंट अफेयर्स। उस वक्त आपने धीरे धीरे थर्ड टाइम रिवीजन चालू करना है, कि वहां फरवरी में समझो मैंने पहले पिलर के नए अपडेट्स दिए, तो बस पहला पिलर में रिवाइज करूंगा, करते करते मई महीने तक आपका खत्म। तो फर्स्ट टाइम रीडिंग प्लस 3 टाइम रिवीजन, तब जाके आपके पास वो ग्रिप होगी कि आप कुछ उसमें से टिक कर पाएंगे। तो एक बार पढ़ना है, 3 बार रिवाइज करना है, तुरंत नहीं करना है। एक बार वीकली टेस्ट से पहले, एक बार मेगा टेस्ट से पहले, और एक बार रियल एग्जाम से पहले। चौथी पांचवी बार भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अपना फ्लो ऐसा है, अपने कलरफुल ग्राफिक्स, पावर पॉइंट, मीम वगैरह ऐसा है, तो ज्यादातर चीजें याद रह जानी है, सिर्फ फैक्ट्स रटने के लिए दोबारा देखना पड़े। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे वो आपसे ज्यादा रिवीजन भी मांग ले, जैसे अब हिस्ट्री है, आपको हिस्ट्री से पहले ही नफरत हो, उसके ऊपर वो पढ़ना पड़े, तो 4-5 बार भी रिवाइज करना पड़े। यस इट हैपेंस, पसंद हो कि नहीं हो, हर एक के अंदर समझो कुछ बेयर मिनिमम तो आपको तैयार करना है। नाउ जस्ट मिनट, ये किधर चला गया। आज तो हमने थोड़ा ही पढ़ाई की है, बेरली हाफ पेज। धीरे धीरे जब पेस हम पकड़ेंगे तो एक ही दिन में 10 पेज आम बात है एक लेक्चर के अंदर, क्योंकि समझो यूजुअली हर वीक 50 पेज का हैंड आउट होता है और 4 लेक्चर होते हैं या 5 लेक्चर, तो 10 पेज का रन रेट से हम चल रहे हैं, 10-10 पेज चलेंगे तो टीचिंग स्पीड विल बी फास्ट। और उसके लिए कारण है उसका, सिर्फ हम प्रीलिम और मेंस की बात करें, जीएस, ऑप्शनल, थियरी, करंट वगैरह, 14 से 19,000 पेज उसी के हो जाने। अब आप 1 घंटे में 15 पेज पढ़ेंगे, दिन में 6 घंटे पढ़ेंगे, तो भी 155 डेज आपको सिर्फ एक बार पढ़ने में जाएंगे, 3 बार रिवीजन भी करना है, इसलिए 8-9 महीने ऐसे ही लग जाते हैं और उससे भी ज्यादा। तो मैं धीरे धीरे आपको अंडरलाइन करके हर चीज पढ़ाऊंगा, वो आपके हक में नहीं है। आप पाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, 1000 लोग सिलेक्ट हुए, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले उसमें 10% होंगे, सेकंड वाले मान लो 15%, थर्ड वाले 17%, फिर वापस गिर जाता था। बेल शेप कर्व है। तो पहले अटेम्प्ट में कम लोग क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ भाई। जो सुकून से पढ़ना था, 3 बार रिवाइज करना था, वो कर ही नहीं पाया, वो करते करते वो यहाँ तक पहुंचा है 2 साल। इसलिए हमेशा तेजी से टीचर के रूप में मैं जिम्मेदारी समझता हूँ मैं निपटा दूं। ऑफलाइन कोचिंग वालों का क्या रहता है कि वो 3 महीने में 4 ही चैप्टर पढ़ाएंगे, इसलिए ताकि नया जो भी इंक्वायरी लेकर आए तो क्या नहीं बस 3 ही चैप्टर कंप्लीट में बैठ जाओ। तो मान लो पॉलिटी में 40 चैप्टर है, वो 3 या 4 ही पढ़ाएगा 4 महीने तक, फिर एक दिन वो कहेगा अब बाकी का तुम खुद से देख लेना, और ताकि मैं नया बैच लॉन्च करूं तो मेरा सब चीज नया आता रहे। मैं ये चाहता नहीं, इस कारण से तेजी से खत्म करना पड़े, क्योंकि सब कुछ खत्म करना है। तो इसके लिए समझिए वो चॉक एंड टॉक से पढ़ाते हैं, नोट्स डिक्टेट करते हैं, तो धीरे धीरे पढ़ाएंगे। कुछ लोगों को उसमें मजा आता है, दैट्स ओके। तो मजा आना एक बात है, सिलेबस कंप्लीट करना दूसरी बात है। मुझे 3-4 महीने में ये खत्म करना है, क्योंकि मैं अकेला सब्जेक्ट लेके नहीं बैठा, आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो, आपको भी, बाकी टीचरों को भी। तो इस कारण से तेजी से चीजें खत्म होगी। ये आज चालू हुआ है, अभी मान लो इसमें
2000 5000 लोग बैठे हैं, नवंबर तक हम पहुंचेंगे 200 लोग ही होंगे, जो आखिर तक टिका उसको कुछ सफलता की स्कोप रहती है। एट द सेम टाइम आई एक्सेप्ट कि इतना तेजी से मैं पढ़ा हूं तो आपको तुरंत वो जमेगा नहीं। उसके 3-4 कारण हो सकते हैं। जब आप स्मॉल मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं तो ट्रैक करने मुश्किल होता है। जो स्टूडेंट पहले से कमजोर है, या कोई फालतू की पीएचडी करने बैठा है, या कोई व्हाट्सएप एडिक्ट है कि वो 2 मिनट भी फोकस नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ चैटिंग वगैरह में घुस जाता है। यू कैन ओवरकम ऑल ऑफ दिस थिंग्स। स्मॉल स्क्रीन है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा देखो फिर आप पॉज करके पढ़ो। वीक स्टूडेंट भी कर सकता है, पीएचडी नहीं करने बैठे वो भी व्हाट्सएप एडिक्ट भी छोड़ सकता है। एडिक्शन मैं समझिए एक ही टॉपिक 3-4 बार रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी अफलातून तरीके से वो एक ही बार में हमने पढ़ लिया। आपको नहीं समझ आया, चिंता नहीं करनी है। शुरू शुरू में ये लगता है तो रिकॉर्डेड वीडियो अब फिर से खोल के आप देखते रहो, क्योंकि आप समझो अब ये जो था प्राइमरी सेकेंडरी कंटीजेंट फंक्शन, ये जो है यही है। इसको मैं इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकता, इससे ज्यादा अच्छा कोई ग्राफिक्स भी नहीं बना सकता। दिस इज नॉट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में ये चीज बनाना बहुत मुश्किल है। दिस इज अ सेपरेट थिंग कॉल्ड कैनवा। वो आपको खरीदना या देखना या लेना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आज से 5 साल पहले ये सिखाना मेरे लिए भी उतना तेजी से आपको नहीं उतरता, क्योंकि इतना अफलातून ग्राफिक्स में बना नहीं पाता, क्योंकि उस वक्त वो सॉफ्टवेयर ही नहीं थे जब है। तो यू आर इन बेटर हैंड्स नाउ। आई एम ऑल्सो बेटर टीचर देन आई वॉज 10 years ago। इसका कारण ये जो आपका गूगल फॉर्म है, ये मेरी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। गूगल फॉर्म में लोग अलग अलग जात के डाउट पूछते हैं, उससे मुझे पता चलता है ये टॉपिक इसको समझ आया नहीं आया, ये कंफ्यूज हो रहा है, तो अगले बार मैं उस चीज को ज्यादा सिंप्लीफाई करता हूँ। वो जो कंफ्यूजन कर रहा हूँ ऐसा स्टेटमेंट उसको एडिट करके और सुधार देता हूँ हैंडआउट में, एंड सो फॉर्थ। तो आगे का कार्यक्रम चलता रहेगा। नाउ आज जो मुझे पढ़ाना था समझो, इसके बाद और चीजें पढ़नी है, लेकिन वो ऐसी है कि वो खुद से 40-50 मिनट मांगेगी। आज मुझे आपको ओवरवेल नहीं करना है, तो वो कल देखेंगे हम। आज हमने सिंपल चीज पढ़ी है, बार्टर सिस्टम और मनी के प्राइमरी सेकेंडरी और कंटीजेंट फंक्शंस। कल मिलेंगे तो और समझेंगे फियाट मनी क्या, मेटालिक मनी क्या, पेपर मनी, लीगल टेंडर, ये सब। तो दैट इज आप क्या बोलेंगे इसको, फ्राइडे। फिर आप जानते हैं यूपीआई और ये सब डिजिटल पेमेंट बहुत चलता है, और उसके प्रश्न भी बार बार आते हैं, तो पूरा एक दिन तो वही खा जाएगा। तो सैटरडे अपना डिजिटल पेमेंट में जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड एवरीथिंग। फिर संडे को हम मिलेंगे तो लास्ट चीज ये बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तब तक होगा। तो लाइक दिस वी विल कंप्लीट ऑल द 50 पेजेस। अभी जाने से पहले मैं 4-5 क्वेश्चन ले लेता हूं और फिर आज का क्लास खत्म करते हैं। तो लेट मी गो थ्रू सम डाउट्स। इधर गए, न्यू लर्नर पीसीबी 12 बुक। हाँ, 1 मिनट। बेन रिया का ये प्रश्न है कि मैंने पीसीबी 12 बुक मतलब मैंने ये, मेरे पास ये जाड़ी किताब है, फिर तुमने ये नया वाला रिलीज किया जो अब कंबाइन मिलता है, ये अलग से मिलता नहीं है पतला किताब, तो ये मैं कैसे अक्वायर करूं? ये प्रश्न मैंने भी पूछा इधर, जो काम देखता है भाई अजीत। तकलीफ क्या समझो, ये जो चीज है वेरी थिन राइट, इसको हम गिने कि इसकी क्या भाव होनी चाहिए, मान लो 50 रुपए, लेकिन इसको अगर अमेजोन पे लिस्ट किया तो तकलीफ क्या होगी, इसका डिलीवरी का ही खर्चा ये अननेसेसरीली हाई हो जाएगा, तो किसी का मार्जिन बचेगा नहीं। समझो अनअकैडमी खुद से वो नीचे नहीं देख रही है, वो अमेजोन के रीसेलर होते हैं, वो नीचे और उसको चलाते हैं। एज अ रिजल्ट ये जो बात है कि भाई हमने तो पहले ये ले लिया था, अब ये तो हमारे पास है नहीं, और तुम ये अलग से सस्ते में बेच नहीं रहे हो, तो सॉल्यूशन क्या है? लेट मी गिव यू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये आपको खुद से पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। किधर गया, जस्ट अ मिनट। कॉस्ट स्लाइड बनाने का तकलीफ क्या है, आदमी खुद ही कंफ्यूज हो जाएगी, पिछली स्लाइड कहाँ चली गई। हाँ ये रही। यस, द प्रॉब्लम बेन रिया का ये है कि भाई मेरे पास ये चीज है, अब उसके ऊपर तुम ये पतली किताब दे रहे हो, अलग से तो मिलती नहीं, तो हम क्या करें? अब ये करो, फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लो। फ्री पीडीएफ कहाँ पर होते हैं? muna.org/win25, वह वेब पेज पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। जो समझिए पतली किताब मतलब ये कोई हवा में से तो गिरा है नहीं, ये बेसिकली Win25 ही है। muna.org/win25 में आप जाओ,
तो यही सब मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में. सो यू कैन टेक अ प्रिंट आउट और समथिंग, या प्रिंट आउट नहीं भी निकालो तो ऐसे पीडीएफ में ही पढ़ लो तो खत्म हो गया. उसी तरह आप लोग के हाथ में अब समझो अगले साल और अपडेट आएंगे तो क्या वो विन 26 सीरीज आएगी तो फ्री पीडीएफ होंगे, समझे. सो नीड नॉट वरी कि मैं फंस गया या पुराना आईफोन लेके, फ्री पीडीएफ होते रहेंगे. तो दैट इज वन थिंग. देन यश या यशा का प्रश्न है इकोनॉमिक्स में फोमो. भाई अब समझो वो जुलाई से नवंबर तक आपको कंप्लीट करना होगा. कंप्लीट जब आप करोगे देन यू विल नॉट हैव एनी फियर. वो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ये चलो 15 से 18 सवाल है, इसमें से 8 से 10 तो हो ही जाते हैं, बाकी सब तो वैसे भी कहीं से नहीं होने थे. तो इट रिक्वायर्स फेथ, कंसिस्टेंसी, और इसका कोई जवाब नहीं है. नाउ सुयश का भी यही प्रश्न था और मैंने आगे जो बहन रिया को बताया वही उसका जवाब है. नाउ बहन तनु का प्रश्न है कैन यू चेंज द क्लास टाइम. देखिए क्लास टाइम के अंदर ऐसा है कि रिदम बहुत सालों से सेट हो चुका है. रात को रखने का क्लास कारण ये है बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, होम मेकर्स लाइव अटेंड कर सके. और मैं अब इसको अगर डिस्टर्ब करूंगा तो बाकी टीचर्स ने भी अपना सेट करके रखा है कि मान लीजिए पॉलिटी, आई थिंक सरमत सर की सुबह क्लास होती है, सुदर्शन सर की क्लास होती है, शाम को मेरे को 6-8 बजे ले लेंगे तो प्रतीक सर की क्लास होती है. तो किसी और को डिस्टर्ब करना वो ठीक नहीं है. आप कह नहीं, ये तो तुम्हारा तो डिजिटल मॉडल है ना, तो दो के पैरेलल क्लास चलेंगे तो भी वो तो दिखता रहेगा, बट दैट इज नॉट गिविंग जस्टिस टू एवरीवन. तो इसलिए आपस में जो हमने एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग से फ्लो बना के रखा है तो ये रात को 9 बजे ही होती है. हैविंग सेड दैट अगर आप किसी कारण से लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं. दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट. रात को रखने का एक और कारण है कि समझो इसके बाद बीच बीच में रखो तो आपके पास एक पूरा टाइम नहीं रहता है, ब्लैंक टाइम की, जहां पर आप बहुत सारी चीजें और पढ़ सके, रिवाइज कर सके. ये ऐसा टाइम है अब 9 से 11 हमने पढ़ लिया तो क्या है, बस अब सो जाओ, या पढ़ना है तो पढ़ो, बाकी सो जाओ. कल सुबह भी उठोगे तो आसानी है क्योंकि ऐसे कलरफुल ग्राफिक्स से हमने पढ़ा है, सुबह उठ के आप तुरंत पढ़ेंगे तो भी आप रिवाइज कर सकते हैं. तो इट हेल्प्स. जिक्रा 2027 में अटेम्प्ट है तो अभी से इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए या कर सकते हैं. देखिए अपना तो साइकिल चलते रहता है. लेट मी गो बैक टू द कैलेंडर. ठीक, फ्लो अब ऐसा है कि 2024 बराबर 25, 26 के अंदर आएगा पीसीबी 15, वो फरवरी से मई चलेगा. अब लॉजिक लगाओ, पीसीबी 16 आएगा कब, जुलाई से नवंबर. तो चलते रहेगा. अगर आपको 2027 में देना और आपकी इच्छा है कि मुझे तब देख लूंगा तो तब देख लो. अभी देख रहा है तो भी चिंता नहीं, हर साल फ्री अपडेट आते रहेंगे. तब 26 और विन 27 ऐसे 2 अपडेट सीरीज चलेंगी फरवरी महीने में, उधर से भी कर सकते हैं. मैं अभी देखूं या 2027 के लिए बाद में देखूं, इट डिपेंड्स कि आपको अभी कितनी फुर्सत है, बाकी कितने सब्जेक्ट चल रहे हैं, कॉलेज के एग्जाम का क्या शेड्यूल है. अगर आपको अभी देखना है, आपसे मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, ये जुलाई से नवंबर तक आपने कंसिस्टेंसी देनी. फिर ऐसा नहीं कि बीच में नहीं, अभी तो कॉलेज एग्जाम आ गया, अभी तो ये एक्टिविटी थी, अभी तो ये टूर पे जाना था, तो फिर तकलीफ ये होगी आपने ना 2025 में ठीक से पढ़ा ना 26 में ठीक से पढ़ा. तो किसी भी एक बार पढ़ो, लेकिन आप अनडिवाइडेड उसको टाइम दीजिए. इस साल नहीं तो अगले साल जुलाई नवंबर वाली सीजन में आप बैठिए, बेहतर होगा, क्योंकि उस वक्त दिवाली, क्रिसमस वेकेशन, ये वो करके आप बीच में बैकलॉग कंप्लीट कर पाएंगे. फरवरी मई वाले मैंने आपको बताया वो सुकून नहीं रहता है, बहुत तेजी से चीजें चलती है. बहन प्रिया का प्रश्न कि मैं आइकॉनिक लर्नर हूं, मुझे ये किताबें मिली नहीं. देखिए किताब हासिल करने के, जस्ट अ मिनट, देखिए आइकॉनिक लर्नर में इनके अलग अलग ऑफर्स चला. अब मान लीजिए आपने 1-2 साल पहले आइकॉनिक वाला प्लान लिया हो तो उन्होंने कुछ और नोट्स दिए होंगे, तब ये किताब का वैसे भी एग्जिस्टेंस नहीं था. या ना अभी भी लिया हो लेकिन उसकी कट ऑफ ऑफर डेट चलती हो, मान लो कि ये वट एवर XYZ डेट के बाद खरीदा हो तब मिलता है. नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि आप नए आइकॉनिक लर्नर हैं और आपकी किताबें डिस्पैच नहीं हुई हैं, तो आपको वो
एक डिलीवरी एड्रेस मांगता है ऐप के जरिए, आपके ईमेल के जरिए, उसमें आप लिखेंगे, फिर आपको सारी बुक्स की डिलीवरी घर पे आएगी। तो आप चेक कर लेना, अगर आपको कोई भी बुक अभी तक नहीं मिली है देन नीड नॉट वरी, आप उसको करिए, या आप मुझे ये गूगल फॉर्म से भेजना, मैं आगे भेजता हूँ कि आपका पिन है, एंड वी विल ट्राई टू सॉर्ट समथिंग आउट। फिर भी नहीं होता है तो अमेजोन पे अवेलेबल है, दैट आई एक्सप्लेन। सेम प्रश्न 2 का भी ये सिमिलर प्रश्न है। देखिए आपके पास ये बुक है तो ये यूज करते चले, हाँ हाँ यस। सी इकोनॉमी में आजकल अच्छी बात क्या है, दिसंबर 24 में कंप्लीट हुआ पीसीबी 12 जिसकी बुक है, से लेके अब तक नए अपडेट्स क्या हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बहुत कम अपडेट्स हैं, कि जैसे आरबीआई ने रेपो रेट चेंज कर दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेबल कॉइन और इसका कुछ कानून लेके आ रहा है, बजट में नए अपडेट्स आ नहीं सकते अगले साल तक। बाकी भी सब जगह पर अगर दिसंबर 24 से लेके ये जुलाई 25, इफ आई लुक एट दिस, बहुत कम अपडेट्स आए, मतलब आपके पास समझो, इवन इफ यू हैव द प्रीवियस नोट्स हैंडआउट्स, तो चिंता नहीं करनी है। सुकून की बात यह है कि कुछ खास नए अपडेट्स हैं ही नहीं। जीवन में भी यही एक्सपेक्ट करना चाहिए, लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, टेबल और बोरिंग ही होनी चाहिए चीजें, ताकि सुकून रहे। तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग अबाउट इकोनॉमी। आजकल कुछ नया हो ही नहीं रहा है, विच इज अ गुड थिंग एक्चुअली। ट्रम्प का आपका रोज टैरिफ वॉर का आता है, भाई वो तो एक ही बार में पढ़ना है, वो भी हो ही गया थियरी ऑलरेडी, नॉट वरी। प्रदीप का प्रश्न है टीचर फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल। देखिए हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की टीचर की लिस्ट, लेट मी गो बैक, आपको ये वाले लिंक पे मिल जाएगी, unacademy.com/content/optional educator। हालांकि मैं अभी आपको देख के बता दूं, जस्ट अ मिनट। सोशियोलॉजी में अतुल जैन साहब हैं जो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, और मोनिका मंदान्या मैम है। अतुल जैन सर एंड मोनिका मैम, इधर तो दिखेगा, ये देखिए, तो दिस इज द सिचुएशन। खैर बाकी पूरी लिस्ट है वो तो आपको नीचे मिल जाए। जब पढ़ने बैठे तो फोन लेके नहीं बैठना है, मैंने तो इसलिए रखा है क्योंकि मान लो इधर कुछ टीम से आया कि आपका सर्वर में XYZ इश्यू है, अदरवाइज कीप द मोबाइल फोन अवे नाउ। तो इसके अलावा आपके और भी प्रश्न होंगे, आप चिंता मत करिए, मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं, और मैं अभी का इधर हूँ नहीं, ये अनअकैडमी में 2018 से इधर ही हूँ। तो गूगल फॉर्म से प्रश्न पूछ लेना, गूगल फॉर्म की लिंक वैसे शुरू में बोली थी, फिर से बता देता हूँ, लेट मी गो बैक, bit.ly/FAQ PCB14। सुकून से बुधवार को सारे प्रश्नों के जवाब, जो भी प्रश्न है, मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, मैं परीक्षा दे सकता हूँ कि नहीं, से लेके कुछ भी ऑप्शनल सिलेक्शन से लेके कुछ भी, आई एम हियर, नीड नॉट वरी, सबके प्रश्न मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, कल रात मिलेंगे, गुरु शुक्र शनि रवि मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, याद तो रहेगा ना। चलो चलते हैं, बाय।